how do you deal with heartbreak issues of your children? मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपका नहीं चल रहा है तो लुक फॉरवर्ड, दूसरा मिल जाएगा. What was the motivation behind Invoke Nari? मैं साड़ी लवर हूँ. जो Okay. 6 yards ऑफ एलिगेंस, स्कूल में आपको साड़ी पहन के जाना होता है, मैं रोज़ साड़ी पहन कर जाती थी. तो मेरी को क्या आदत हो गई थी कि मैं तैयार होकर अपना एक पिक्चर लेती थी और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी. और मुझे लगता है कि मैं एक आम औरत को मतलब रिप्रेजेंट करती हूँ. What difference have you seen in girls in our age, in our generation, and when you were 25? ड्रास्टिक चेंज है. हम तो बुद्धू थे एकदम. तो सबसे बड़ी मैंने पेरेंटिंग में जो चीज़ देखी है ना, वो है कम्युनिकेशन, स्पेस देना, बच्चों को रिएक्ट नहीं करना. क्या होता है, जैसे ही आपने जाके पेरेंट्स को कुछ कहा, पेरेंट्स एकदम से रिएक्ट, ऐसे कैसे कर दिया तूने, लगा दी एक चमाट. तो मुझे लगता है वो बहुत गलत है. फिर बच्चा क्या करेगा, आपसे चीज़ों को हाइड करना शुरू कर दे, आपसे चीज़ें छुपाएगा, कहीं ना कहीं वो दोस्तों का सहारा लेगा, गलत चीज़ें करेगा, सिगरेट पिएगा, ड्रिंक करेगा. भाई मेरे पेरेंट्स मेरे सुनते नहीं है. लेकिन फिर एक टाइम के बाद पेरेंट्स को लगेगा कि अब ये तो ये सब करने लग गया. उनको ये नहीं पता कि जब हमें इसको संभालना था या जब हमें इसको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब हमने इसको सपोर्ट नहीं किया. Not many people like in their 30s, 40s, they don't choose this career. Yes. मुझे क्या लगता है कि आजकल जो बोलते हैं ना मैनिफेस्ट, तो वो उस टाइम हम मैनिफेस्ट नहीं बोलते थे, हम लोग सपने देखते थे. मैंने ये सोचा था कि मुझे या तो टीवी होस्ट बनना है. जैसे मैं सोचती थी यार कभी मैं भी टीवी पर जा सकती हूँ क्या. तो आप देखो वो थॉट इन एज ऑफ 40 वो कंप्लीट हुआ, वो पूरा हुआ. तभी तो बोलते हैं अच्छा बोलो. अभी कब ऑन हो चुका है, अपन इतनी से बातें कर रहे हैं. आई टोल्ड यू अभी भी थोड़ी देर पहले दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन, इवन दो यू आर लाइक माई फ्रेंड्स मॉम, बट मैं आपको आंटी नहीं बोल पाऊंगा. आई से मैम एंड टीचर, मतलब वही एक वो रिस्पेक्ट रहती है. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मेक्स इट स्पेशल बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर, दैट यू नो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, आप बचपन में 2nd, 3rd, 4th क्लास में भी अगर पढ़े हो तो भी आप यू नो हम जब भी आप ग्रीट करोगे तो एज अ टीचर मैम नमस्ते कैसे हो, वो सब वैसे ग्रीट करोगे. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मेक्स इट स्पेशल, द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट? आई थिंक टीचर स्टूडेंट का, अगर मैं प्राइमरी सेक्शन की बात करूँ तो बिल्कुल एक माँ और बच्चे वाला ही होता है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है. क्योंकि बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं. जब मैंने प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाया तो मुझे लगा कि जब जैसे आप क्लास में जाते हो सारे बच्चे भाग के आते हैं, अरे मैम आ गए, मैम आ गए. तो मुझे लगता है वो जो बॉन्डिंग है ना, वो एक जो प्राइमरी जो क्लासेस में ही होती है. उसके बाद में थोड़े से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने अपने में हो जाते हैं, उनका अपना फ्रेंड सर्किल हो जाता है. तो मेरे ख्याल से जो मदर के बाद है ना, जो बच्चे अगर किसी को प्यार करते हैं तो वो शायद उनकी टीचर ही होती है. हाँ, सेकंड मदर की. Yes. बचपन में तो आप बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो अपनी क्लास टीचर से और वो सब. एंड बिकॉज यू वर माई क्लास टीचर एट सम पॉइंट बचपन में 6th क्लास में. तो इट इज़ वही, बिकॉज इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी पर्सनल थिंग कि मैं कैसे ग्रीट करूँ, हाउ शुड आई ग्रीट यू, मैम बोलूँ, आंटी बोलूँ. सो वेलकम टू ऑफबीट कॉन्वर्सेशंस मैम. थैंक यू मोहित. So tell me, what was life before this influencer thing, and you were a teacher, so how did it all started? जब मैं 20 साल की थी ना मोहित, तब तो मेरी शादी हो गई थी और कुछ सोचा ही नहीं था. मतलब कि मम्मी दादी जो कर रहे हैं वही हमें करना है. मतलब शादी होके जयपुर आ गई जोधपुर से. जोधपुर भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है. उसके बाद मैं कभी नहीं सोचा था कि लाइफ यहाँ तक आ जाएगी. ओके. टिपिकल हाउसवाइफ थी. घर में ऐसा था, हस्बैंड है, 2 बच्चे भी जल्दी जल्दी हो गए, इन लॉज हैं. जैसे मम्मी करती है वैसे मुझे भी अपना घर देखना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, सबको खुश रखना है. तो ये लाइफ थी. बट आपको नहीं पता होता है कि आने वाले टाइम में आपके सामने क्या आने वाला है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं. कई बार क्या होता है ना कि कुछ बुरा जो होता है ना आपके साथ, आपको 10 साल बाद पता चलता है कि वो बुरा क्यों हुआ था मेरे साथ, क्योंकि ये अच्छा होने वाला था. तो बहुत कुछ सीखा लाइफ से. शुरू में मतलब इतना इजी नहीं था कि घर से बाहर निकल कर काम करना. इवन आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह से आप बिलोंग करते हो कि नहीं, सोसाइटी, उनको अपने बच्चों से ज़्यादा सोसाइटी की परवाह होती है. आज के जो पेरेंट्स हैं ना, उनमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो सोसाइटी से ज़्यादा अपने बच्चों की परवाह करते हैं. ये एक मुझे मेजर डिफरेंस लगता है, प्रेफरेंस देते हैं. तो स्ट्रगल बहुत था, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मतलब मैं कर पाई. बिकॉज ऑफ माई किड्स. मैं बहुत सारा मतलब उनको भी क्रेडिट देती हूँ कि बच्चों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया हमेशा. वो जब बहुत छोटे थे तब भी, आज बहुत बड़े हो गए हैं तब भी. तो लाइफ वॉज गुड. मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ अच्छी होती है और हर किसी के लाइफ में, ये मेरी एक स्टडी है
कि मैंने देखा है मोहित कि हर किसी की लाइफ में जो 3 फेस होते हैं ना, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, हाँ। एक थोड़ा सा कम अच्छा होता है। ये मैंने स्टडी की है। आई डोंट नो कि सबकी लाइफ में ये कितना मैटर करता है, लेकिन जितना मैंने ये देखा है लोगों को, जो मैंने रिसर्च किया है या स्टडी किया है, तो ऐसा होता है। और हम अपने उन चीज़ों से ही सीखते हैं। जब तक हम स्ट्रगल नहीं देखेंगे, अपना बुरा टाइम नहीं देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में हम ग्रो कर पाएंगे। Definitely, because it's more like your hardships build you or break you. Yes. So वो तो रहता ही है. But and like then you started teaching in school. So how was it? Like why did you chose teaching as a profession firstly? मैंने चूज़ नहीं किया था। Okay. मतलब मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं कुछ अर्न कर सकूँ। तो मुझे टीचिंग जो सबसे इजी लगा, सबसे बेस्ट लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे बच्चों से प्यार था, मैं सोशल भी थोड़ा थी, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं घर से बाहर निकल के मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ था। Okay. जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मैं नहीं थी। ग्रेजुएशन होते ही मेरी शादी हो गई थी, तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। देन मेरे घर के पास ही एक छोटा सा एकदम प्री प्राइमरी वाला स्कूल था। मैं वहाँ गई, मैंने उनको पूछा कि मुझे जॉब करना है। उन्होंने बोला अच्छा आपने ग्रेजुएशन कर रखा है? मैंने कहा हाँ, बट मैं आगे पढ़ लूँगी। तो उस टाइम उन्होंने मुझे नर्सरी और केजी के बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लिया, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और साथ साथ में फिर मैंने ट्राई किया कि क्यों नहीं, मैं अब थोड़ा सा, मतलब मुझे लगा कि मेरे में अपने में कॉन्फिडेंस आ गया। देन मैंने हाई स्कूल में ट्राई किया। अच्छा। कि तो उन्होंने बोला कि आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, एमएड नहीं है, तो हम आपको कैसे लें। देन मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, मैं साथ साथ में बीएड भी करूँगी। अच्छा। और आप मुझे जॉब भी दे दीजिए। देन आई स्टार्टेड अगेन माई स्टडी एंड मैंने बीएड कंप्लीट किया, और फिर मैंने 7 years टीचिंग की। एंड आई रियली इन्जॉयड। मेरे में जो कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगता है आज मैं जो कैमरे के सामने बोल पाती हूँ, इट्स आई थिंक बिकॉज ऑफ स्कूल टीचिंग। यस हाँ, बिकॉज वही है ना कि 30-40 बच्चों के सामने, वो भी छोटे बच्चे हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं है कैसे बिहेव करना है। और आपको यू हैव टू गो आउट देयर एंड यू हैव टू प्रेजेंट एवरी सिंगल डे। एंड बिकॉज यू आर अ टीचर, तो आपको यू हैव टू बी एट इट, यू हैव टू बी समवन जिनको देख के वो इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज अ जॉब। तो ऑफ कोर्स लाइक इट मस्ट हैव हेल्प्ड यू इन दिस करियर एज वेल। राइट। और जब बच्चे क्या छोटे होते हैं ना, तो आपको ये पता होता है कि वो आपको जज नहीं करेंगे। आज मुझे 2nd क्लास का या 3rd क्लास का बच्चा है ना, अगर मैं उसके सामने जाकर बात करूँगी तो मुझे जज नहीं करेगा। तो वो जो 30-40 जो स्टूडेंट्स के सामने जब आप बोलते थे, उनको समझाते थे, तो मुझे लगता है एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली, आपको पता ही नहीं चला कि वो कॉन्फिडेंस यहाँ से उसका ग्राफ कहाँ यहाँ तक आ गया। वो तो है। अच्छा मोहित, तो तुम भी मेरे मतलब स्टूडेंट ही थे। मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आई वॉज योर क्लास टीचर इन 5th स्टैंडर्ड। एंड आज जो तुम यहाँ मेरे सामने बैठ के मुझे मतलब पॉडकास्ट कर रहे हो, तो इट्स रियली, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मैम लाइक सेम थिंग गोज फॉर मी एज वेल। मतलब बिकॉज व्हेन आई सॉ, मैं मम्मी को दिखा रहा था अभी, कल परसों दिखा रहा था कि देखो आपने देखा होगा, बिकॉज मम्मी पेरेंट्स आते तो मम्मी आती थी उस टाइम पे पीटीएम में। तो मैंने मम्मी को दिखाया कि बैम थी मेरी, और अब देखो पूरा इन्होंने ट्रांजिशन कर दिया, नाउ शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड यू नो लाइक इतना ज़्यादा एक्सपोजर, नेटवर्किंग इतनी सारी। बट what do you think this career, not many people like in their 30s 40s, they don't choose this career. Yes. And you know they're not very comfortable presenting themselves on social media because hatred भी होती है, बहुत सारे लोग कैसे perceive कर रहे हैं आपको, you don't know. So what pulled you, what was the motivation behind Invoke Nari? And इन्वोक नारी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो जैसे कि इंस्टाग्राम बहुत बूम पे था आफ्टर बिफोर कोविड आई कैन से। तो मेरे साथ क्या था कि मैं साड़ी लवर हूँ, जो 6 yards ऑफ एलिगेंस इज़ माई फेवरेट। हमेशा से मतलब मुझे डिफरेंट वीव्स पहनना पसंद है, अलग अलग स्टेट की साड़ीज़ पहनना पसंद है। तो मैं जब स्कूल के बाद में स्कूल में आपको साड़ी पहन के जाना होता है, उसके बाद में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया जहाँ पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन था, तो मैं रोज़ साड़ी पहन कर जाती थी। बट मुझे मेरे पास एक बहुत बड़ी छत हुआ करती थी, पुरानी छत। तो मेरी को क्या आदत हो गई थी कि मैं तैयार होकर अपना एक पिक्चर लेती थी और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। एंड मेरी डॉटर ने बहुत मोटिवेट किया उसके लिए मुझे कि मम्मा आजकल आप मतलब मोस्टली सारे लोग आजकल इंस्टाग्राम पर हैं, तो दिस इज द न्यू थिंग, तो आप इसको ट्राई करो। तो मैं उसके साड़ी के बारे में लिखती थी। उसके बाद धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी साड़ी कम्युनिटी थी वो हमसे जुड़ गई। कोविड में हम लोग सब एक दूसरे से बात करते थे। अच्छा एक ग्रुपिंग मतलब 200-300 अराउंड मतलब फीमेल का एक ग्रुप हमारे साथ एक नेटवर्किंग हो गई, पूरी कम्युनिटी बिल्ड हो गई थी। हम एक दूसरे को फॉलो करने लगे, एक दूसरे के बारे में जानने लगे।
और अभी भी मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम के ज़रिए मिले हैं अच्छा। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे मतलब उस पर अच्छे व्यूज़ आने लगे, लोग जानने लगे, फॉलो करने लगे। फिर मुझे ब्रांड्स ने भी नोटिस करना स्टार्ट किया। पहले मुझे एथनिक वियर साड़ी वाले ज़्यादा मतलब अप्रोच करते थे। अभी तो खैर होटल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ये लोग भी अप्रोच ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी लाइफस्टाइल। तो मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मुझे लगता है फ्लो में सब होता गया। और फिर जब आपको क्या प्यार मिलता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे मेहनत करते हो कि हाँ मुझे अब और कुछ अच्छा देना है, मुझे और अच्छा देना है। और मुझे लगता है कि मैं एक आम औरत को मतलब रिप्रेजेंट करती हूँ। मुझे लोग क्यों देखते हैं, मुझे लगता है मेरी यूएसपी यही है कि मैं एक मिडिल क्लास जो आम लेडी जैसी दिखती हूँ। तो लोगों को लगता है अगर जैसे ममता ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, या ममता ये पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ। रिलेटिबिलिटी फैक्टर वहाँ पे आ जाता है। तो आजकल मुझे लगता है ओरिजिनलिटी बहुत ही काम करती है। मतलब मैं कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे यहाँ खड़े नहीं होना है या मुझे ऐसे नहीं पहनना है, मुझे बहुत सारा मेकअप करना है कैमरे के सामने जाने से पहले। जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे अपने आप आता गया और लोगों का प्यार मिलता गया। बट तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, स्पेशली विमेन इन देयर 30s 40s आफ्टर मैरिज। तो इजंट इट बिकॉज बहुत बार हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा जाता है एंड पीपल डोंट यूजुअली सेलिब्रेट सक्सेसफुल वुमेन इन आवर सोसाइटी। सो इज़ इट मोर अबाउट कि जो हम नहीं कर पाए एंड शी इज़ डूइंग सो वी लव इट एंड वी आर गेटिंग दैट रिलेटिबिलिटी फैक्टर फ्रॉम देयर, वैसा? सो लाइक मैनी पीपल मस्ट हैव अप्रोच्ड यू, मैनी women must have approached you that you know we want to dress up like this and go on social media and we want to post photos and videos of ourselves and you are doing it, so like we really like this. Right. अच्छा मोहित, मैं देखो एक चीज़ सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो आज का जो टाइम है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब जिनको इग्नोर किया जाता है ना, वो जो मिडिल क्लास की जो 40s वाली जो फीमेल है ना, उनको किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई बार अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि शायद हम लोग बहुत गलत टाइम पर पैदा हो गए थे कि हमने हमारे पेरेंट्स की भी सुनी, हमने हमारे इन लॉज की भी सुनी, हमारे हस्बैंड की भी सुनी और हम अपने बच्चों की भी सुनते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है उनको इग्नोर किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरी एज के जो है इन्फ्लुएंसर, या मैं इन्फ्लुएंसर नहीं कहूँगी अपने आप को, कंटेंट क्रिएटर मिलते ही नहीं हैं। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सारे यंगस्टर्स मिलते हैं कि अच्छा मैम और बड़ा प्यार भी करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। सामने से तो प्यार ही करते हैं, पीछे से तो पता नहीं बोलते होंगे ये आंटी ने पूरा मार्केट खराब कर रखा है। हो सकता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई मतलब 1% फीमेल भी अगर मुझे देखकर इंस्पायर होती है और वो कुछ करने का टानती है, ऐसा नहीं कि आप इन्फ्लुएंसर ही बनो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप घर में रहकर कर सकते हो। एक लेडी है, उसने मेरे से बात की कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने कहा आप देखो आप क्या कर सकते हो। तो उसने बोला मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। मैंने बोला व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर क्लाउड किचन। वो कैसे करते हैं, मैंने उसको सारा प्रोसेस बताया कि आप अच्छा खाना बनाते हो, आप घर में खाना बनाओ, अपनी जो नेटवर्क है उस पर डालो कि आज मेरी स्पेशलिटी, आज दाल बाटी चूरमा बनेगा, आज चाइनीज़ बनेगा, आज कोरियन बनेगा। तो लोग आपको धीरे धीरे ऑर्डर करना स्टार्ट करेंगे। अभी वो स्विगी जोमेटो सब पर आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन खाली ये नहीं है कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। इंस्पिरेशन और तरह से भी हो सकती है कि अगर ये एक टिपिकल हाउसवाइफ थी बिल्कुल छोटे शहर से, कैन यू बिलीव कि मैं घर से बाहर मतलब अपने मोहल्ले तक सब्जी लेने भी नहीं जाती थी। मैं इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था मोहित कि मैं सब्जी लेने जाऊँ। 10 साल बाद मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैं रेडियो जॉकी बनी, फिर मैंने इन्फ्लुएंसर बनी। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें अपने आप से होती जाती है, आगे से आगे आपको रास्ते मिलते जाते हैं। और यू नेवर नो कि आपकी लाइफ में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी होने के बाद मैं इन एज ऑफ 40 इतना सब कुछ कर पाऊँगी। मैम वो एक्सपोजर भी डू यू थिंक टीचिंग से, बिकॉज टीचर्स को जब आप टीचिंग प्रोफेशन में होते हो आपको जाके बार बार नई नई चीज़ों के ऊपर रिसर्च करनी है आपको, बिकॉज आप रिसर्च करो तो आप खुद भी अपनी नॉलेज को अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड कर रहे हो, और जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो यू आर मोर अडेप्टेबल टुवर्ड्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे अब डिजिटल मीडिया है तो यू आर मोर अडेप्टेबल इफ देयर इज एनी वुमन जो सोसाइटी में एंड शी इज़ नॉट वेरी, she doesn't have exposure to the world. So do you think teaching से it helped you somewhere कि adaptability factor आ जाता है, जो dynamic environment से अपने आप को adapt करने वाली चीज़ है वो आती कहाँ से है? लाइक बिकॉज उस टाइम पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे अभी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है बट उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे था। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? नहीं, अभी भी लोग कहते हैं
कि ये इसने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये Really? इससे बात कर रही है। अगर आप सिंगल हो तो लोगों को लगता है कि अवेलेबल है। ओके मतलब ये बहुत बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम है। Okay. जबकि ऐसा नहीं है, अवेलेबल मैरिड भी हो सकता है। हाँ, वो तो है, सही कह रहे हो। तो ये एक इंडिया की जो ये जो है थिंकिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब कुछ करना है तो आपको सिर्फ सामने देखना है कि दिस इज़ माय गोल और मुझे यही करना है। लोग तो बोलेंगे, आसपास वाले बहुत बोलेंगे, इवन रिश्तेदार सबसे ज़्यादा बोलते हैं। मुझे भी आज भी लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन मैं परवाह नहीं करती हूँ। और जब आप जब कहीं पर किसी, मैं बताती हूँ, जब मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था ना, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन जब आज मैं एक इनवोग नारी के नाम से फेमस हुई हूँ तो वही लोग इंस्पिरेशन, हाँ, आप बोलते हैं कि यू आर माय इंस्पिरेशन। यस, तो डोंट केयर ऑफ पीपल। लोग कहेंगे, करो अपने मन की, कहना सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये कहावत है, ये बहुत सही है, और ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी के लिए ये एक लागू होती है ये चीज़, कि आपने अगर ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आपको आपका गोल दिखना चाहिए। जब आप चलेंगे तो आसपास के लोग बहुत आपको मतलब खींचेंगे। वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, और बाकी तो आपका कोई भी, सबसे पहले मैं बताऊं, आपके जो सबसे बड़े दुश्मन वो आपके रिश्तेदार ही होते हैं, जो क्लोज वंस होते हैं। बिल्कुल, वही आपको कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होता है। और फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बड़ा करते करते मैं कब पॉलिश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने बच्चों से सीखी। क्या होता है कि आप बच्चों के लिए मेहनत करते हो कि अच्छा मेरे बच्चे को ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, मुझे इसको ये भी सिखाना है, जो मैंने नहीं सीखा। हाँ, वो एक्सपोजर और वो सारी मुझे चीज़ें, इनको स्विमिंग सिखानी है, इसको घुड़सवारी सिखानी है, इसको यहाँ लेकर जाना है। तो क्या होता है जब आप उसके लिए स्ट्रगल करते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप भी शेप में आ गए। हाँ, तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। एंड अगर मैं बात करूँ टीचिंग से, कि मैं रेडियो जॉकी में आई, तो मुझे क्या लगता है कि आजकल जो बोलते हैं ना मैनिफेस्ट, तो वो उस टाइम हम मैनिफेस्ट नहीं बोलते थे, हम लोग सपने देखते थे। हाँ, तो बचपन में कहीं मैंने ये कभी सोचा था, बट मुझे नहीं पता था कि ये कभी पूरा होगा। क्या चीज़, क्या सोचा था? मैंने ये सोचा था कि मुझे या तो टीवी होस्ट बनना है, जब मैं दूरदर्शन पर देखती थी सलमा सुल्तान, कुछ ये सरला महेश्वरी, ये लोग सिर्फ दूरदर्शन पे न्यूज़ बोलते थे। ओके। बड़ा सुंदर सा फ्लावर लगा कर यहाँ आती थी। तो मैं शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में थी उस टाइम पे, और मैं सोचती थी यार कभी मैं भी टीवी पर जा सकती हूँ क्या। तो आप देखो वो थॉट इन एज ऑफ 40 वो कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। तभी तो बोलते हैं अच्छा बोलो। अभी जब हम बोलते हैं ना जिसको कि मैनिफेस्ट करो, पुराने लोग भी करते थे। वो जो हमें आशीर्वाद देते थे, खूब तरक्की करो, खूब खुश रहो, दूधो नहाओ, भूतो पलो, तो ये जो आशीर्वाद थे ना, वो मैनिफेस्ट ही होते थे। हाँ, उसके बस क्या है कि बस लैंग्वेज चेंज हो गई है। आज जो है, उस टाइम लोग हमें ऐसे ही करते थे, आज लोग पैसा देके ये सब सीख रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये सही बोल रहे हो आप, बिकॉज आपने बस एक टर्म दे दी है एंड उसके बेसिस पे अब आप वो चीज़ कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। आजकल इतने सारे आपको रिलेशनशिप कोच मिल जाएंगे कि आप ये करो, आप वो करो। मुझे लगता है यार ये तो हमारी दादी नानी सब ऐसी करती थी। अच्छा, उस टाइम पे बता देते थे ऐसा? हाँ, कि आप अच्छा, वो क्या कहते थे, शाम पढ़िए अच्छा बोलो, घर से बाहर निकल रहे हो अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, अब बेटा खूब कमाई करो। तो ये सब क्या था, वही चीज़ें जो वापस मुझे लग रहा है घूम फिर के वही चीज़ें वापस आ रही है। हाँ, मतलब वही है कि लोगों ने उस चीज़ को आर्टिकुलेट करना सीख लिया कि अब इसको बस एक तरीके से बता दो, आप पैसा कमाना सीख लिया, थोड़ा सा उसको कमर्शलाइज कर दिया। बिल्कुल। ओके, एंड व्हाट अबाउट द आरजे रेडियो जॉकी जर्नी एंड हाउ वाज दैट? बहुत अच्छी थी। मैं आरजे, मतलब मैं सच में कह रही हूँ कि मेरी लाइफ का वो बहुत ही एक अच्छा दिन था जब मुझे सामने से किसी ने ऑफ़र किया। आई वॉज द टीचर, और मैं टीचिंग जॉब के लिए गई थी स्कूल का, अगर मैं नाम ले सकती हूँ तो मैं ले सकती हूँ। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में डॉक्टर अशोक गुप्ता, जो अब तो नहीं रहे, तो उन्होंने, मैंने क्योंकि मुझे जॉब चेंज करना था, मुझे भी थोड़ा और मतलब अपनी पैसा चाहिए था तो मैंने सोचा कि अब मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो चुकी है, तो मैं वाई डोंट टू चेंज माई जॉब। देन मैं वहाँ गई इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने मैं कुछ कविताएं भी लिखती थी। फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी तो हिंदी बहुत अच्छी है, तो वाई डोंट यू जॉइन रेडियो। तो मैंने बोला रेडियो, मतलब मुझे नहीं पता था कि उनका रेडियो भी है। तो उन्होंने बोला यस वी हैव कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, तो तुम वो ज्वाइन करोगी। तो मैंने बोला वहाँ क्या करना होगा, कि कुछ भी नहीं, ऐसे ही प्रोग्राम करने होते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है टीचिंग। उन्होंने मुझे जो एक चीज़ बोली ना, वो मुझे बिल्कुल, मतलब क्या बोलते हैं ना, एकदम पॉइंट पे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैंने कहा नहीं मैं तो टीचिंग ही करूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि टीचर तो यहाँ पर दुनिया भर के हैं, है ना, तो तुम भीड़ में भीड़ रहना चाहती हो क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अलग करो।
तो मैंने कहा सच में मैं रेडियो जॉकी बनूंगी? तो बोले हाँ, तुम ऐसा करो 10 दिन वहाँ जाकर देखो, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम करना, नहीं तो कोई बात नहीं। दैन मैंने 10 दिन वहाँ पर किया एंड मैंने उनको 11वें दिन बोल दिया, मैंने कहा यस सर, मैं तो यही करने वाली हूँ, मतलब। और मैंने ये सोचा था एंड आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स देयर। लाइक वहाँ पे प्रोफेशनल आरजेस भी थे मेरे साथ में, जिन्होंने एडिटर्स भी थे, एंड बच्चे जो थे उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जो वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते थे उनसे भी मैंने काफ़ी, मुझे लगता है कि हर एज से आपको सीखने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि मेरा जो आगे जो मैं यहाँ तक आई उसके लिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि मैं सबसे सीखती थी। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि मुझे शर्म आती है, मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मैं तुमसे कैसे पूछ सकती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ बच्चों से भी पूछ लेती थी, अच्छा ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये सोशल मीडिया पे ये कैसे डालते हैं, हैशटैग क्या होता है, मतलब मैं सब कुछ उन्हें पूछ लेती, अपने बच्चों को भी मैं पूछ लेती थी। अच्छा। तो बहुत अच्छी रही। मैंने अराउंड 500 इंटरव्यूज़ किए होंगे। ओके। एंड आई रियली एन्जॉयड एंड थैंक्स टू डॉक्टर अशोक गुप्ता सर कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैं इस फील्ड में आई। हाँ, वहाँ से बिकॉज पूरा ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई, आप बिल्कुल मास मीडिया और उस वर्ल्ड से आप इंट्रोड्यूस हुए। बट इफ़ यूल टॉक अबाउट बोथ द प्रोफेशंस, इससे पहले लाइक बीइंग अ रेडियो जॉकी या फिर बीइंग अ टीचर, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आपको स्पॉन्टेनियस रहना पड़ता है। स्पेशली रेडियो, बीइंग अ रेडियो जॉकी तो आपको बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहना पड़ता है। तो उसके ऊपर हाउ डू यू वर्क कि मैं कैसे टू बी इन दैट मोमेंट एंड टू जस्ट इफ़ यू आर मीटिंग एंड यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन एंड बी इन दैट मोमेंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपकी चीज़ दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है कि यार मैंने प्रेप कर रखा है, मेरे को ये पूछना है, ये बात करनी है। तो वो स्पॉन्टेनिटी फैक्टर आता कहाँ से, कैसे आता है? मीन्स कि एक तो मैं क्या कि अपने आप पे मैंने काम किया था जब मैं रेडियो में आई, क्योंकि मैं जोधपुर से थी, तो मुझे लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम थी। श बहुत मुश्किल से श स, हम सब एक ही तरह का स बोलते थे। मीन्स कि जोधपुर में जैसे मारवाड़ी हम लोग हिंदी भी बोलते थे ना, लेकिन उसमें जो हमारा एक जो लैंग्वेज है वो लोग स बोलते ही नहीं है। अच्छा। मतलब हर चीज़ में जैसे यानी जैसे बोलना होगा श तो सिद्ध जावे, कट्ठे जावे। तो मतलब स जो श और श का जो प्रोनाउंसिएशन होता था ना वो बहुत ही सेम सा था। मैंने उस पर बहुत काम किया। उसके बाद में शुरू में पेपर लेकर भी बैठती थी, क्योंकि मुझे पता था कि रेडियो पर कोई मुझे देख नहीं रहा है। तो मैं अपना पेपर लेकर बैठती थी। कई बार बहुत फंबल भी होते थे, बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी। एंड एक क्या होता है, एक तो 30 बच्चों से बात करना, एक सामने बैठे एक इंसान से बात करना, ऐसा नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस आते आते आया, एक दिन में नहीं आया। घबराहट भी होती थी, बहुत बार गिव अप करने का भी सोचा कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है। फिर घर आती थी, फिर बच्चे बोलते थे नहीं मम्मी आप गिव अप नहीं कर सकते हो और प्रैक्टिस करो। तो मैं प्रैक्टिस करती थी, मैंने बहुत पढ़ाई की। मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। अच्छा। मैं मतलब सिर्फ पास ऐसा नहीं था, उस टाइम 60% फर्स्ट डिवीजन होता था। तब तो बहुत अच्छा होता था। और पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन मैं मतलब मेरा ऐसे ही आता था 60% 65%, इससे आगे कभी नहीं गया। आजकल तो बच्चे 90 से भी खुश नहीं होते हैं। तो अपने आप पे मुझे लगता है कि जब आप एक चीज़ ठान लेते हो कि मुझे बस यहाँ रहना है, मुझे टिक के रहना है। कई लोग मुझे बोलते भी थे, इवन मेरा जो रिकॉर्डिंग करते थे सर, वो भी मुझे बोल देते थे कि नहीं मैम आपने इसको ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलो। कई बार मैंने एक लाइन को 10-10 बार भी रिपीट किया। अच्छा। तो मुझे लगता है खुद पर आपको काम करना होता है। और मैंने रिसर्च बहुत की। जैसे मैंने किसी को बुलाया तो अब मैं सारे क्वेश्चंस लिखती थी, एक क्वेश्चन पढ़ती थी, वो सामने वाला भी देखता था कि यार ये मैडम एक क्वेश्चन मुझे पूछ रही है। मुझे पता था कि टीवी नहीं चल रहा है सामने, रेडियो चल रहा है, कोई बात नहीं, मुझे जज कर रहा है, कर लेने दो। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश की कि मैं 2 दिन पहले से मैं पढ़ना चालू कर देती थी कि अच्छा ये आ रहे हैं तो इनके बारे में मैंने पढ़ लिया और अब मुझे थोड़ा जिस्ट पता है क्या कैसे बात करनी है। तो उसमें मतलब वो लाइव नहीं होता था, जैसे अगर आप उसको रिपीट कर रहे हो या फिर वहाँ पर जैसे हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन था, वहाँ पर लाइव नहीं होता था। उस टाइम पे मैं लाइव 1 या 2 प्रोग्राम होते थे। तो मोस्टली जो बहुत ही ज़्यादा एक रेडियो मिर्ची से आई थी, एक आरजे जो लोग एक्सपीरियंस है स्पॉन्टेनियस, बाकी मैं लाइव नहीं करती थी। मैं मोस्टली जो रिकॉर्डेड वाले ही करती। बार एक गर्ल अपनी मदर के साथ आई थी, जो कि गर्ल थी, वो आर्ट एंड कल्चर में कुछ अच्छा करती थी। तो उसकी मदर बिल्कुल उसके साथ ही बैठी थी, मतलब उसको छोड़ा ही नहीं कि मैं तो यहीं बैठ के सुनूंगी। अच्छा। तो उसको मैंने पूछा कि आगे आपका क्या फ्यूचर है, क्या चाहते हो, लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे? तो उसकी मदर ने आंसर दे दिया कि क्यों भाई, अरेंज मैरिज ही करेगी। ओके। दिस इज इंटरेस्टिंग। वो थोड़ा सा मैंने, और फिर हमने वो कट भी नहीं किया। अच्छा, वो आपने डाल दिया। हमने डाल दिया। ओके।
तो हाँ मतलब क्या अरेंज मैरिज या लव मैरिज क्या करना चाहिए मैम, आप बताओ। मुझे ऐसा लगता What's है your कि मुझे क्या लगता है कि नाउ डेज तो मुझे ये लगता है कि लव मैरिज ही करनी चाहिए। जब पहले आप समझ लो कि कैसा है क्या है, थोड़े टाइम आप साथ में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लो। हमारे टाइम तो वो था ही नहीं, वो माहौल ही नहीं था कि हम सोच भी नहीं सकते थे लव मैरिज के बारे में। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आज आपको सोच विचार कर अगर लव मैरिज करते हो तो कोई बुराई नहीं है। इवन अरेंज भी होती है तो टाइम दो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एंगेजमेंट की और शादी कर ली, उसके बीच में थोड़ा गैप रखो, दोनों एक दूसरे को समझे और शादी करो या ना करो, बट खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि और हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कहीं अभी मुझे किसी ने एक ही भी सवाल पूछा था कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको लगता है आप करके खुश हो तो आप कर लो, अगर आपको लगता है करके खुश नहीं हो तो मत करो। किसी के प्रेशर में मत करो या सोसाइटी के प्रेशर में मत करो। मैं अपनी बात करूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत पीछे पड़े हैं कि बच्चों की शादी कर दो। ओके। बट मैं क्या करती हूँ, हाँ सुन लेती हूँ, हाँ 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 करेंगे। बट मुझे पता है ना जिस दिन मेरे बच्चों को करनी है वो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रहना उन दोनों को साथ है, मुझे नहीं रखना है साथ में, रहना उन दोनों को साथ है, उनका अपना फ्यूचर है। तो उनको जब मुझे आकर कहेंगे कि मम्मा हम शादी के लिए रेडी हैं, तो ठीक है बेटा कर लो। अच्छा। बच्चों को फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट जैसे इफ़ वील टॉक अबाउट बीइंग अ सिंगल मदर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वही जो आपने बोला कि सोसाइटी को बातें करनी होती है, लोगों को आपके क्लोज वंस आपके बारे में बातें करेंगे और आपको कहीं ना कहीं सुनने में आ जाता है, आपको वो वाइब पता चल जाती है जो वाइब आजकल बोलते हैं। तो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू ब्रेक दैट बैरियर एंड कम आउट कि अब मैं 10 साल हाउस वाइफ रह चुकी हूँ एंड नाउ आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू अर्न मनी और मेरे को खुद की एक पर्सनैलिटी, खुद का एक लाइफ बनानी है खुद की। तो हाउ वॉज इट? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैं बता रही हूँ आज बहुत ईजी है कि शादी कर ली, डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया। हाँ, बिकॉज एक स्टिग्मा रहता है सेपरेशन, डिवोर्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर में शायद मैं पहली लड़की थी जिसने ये बोला कि नहीं मुझे साथ नहीं रहना है। और मैं रही थी 12 साल मैं साथ में रही थी, लेकिन मुझे वेरी सेकेंड डे पता चल गया था कि मुझे नहीं रहना चाहिए, मतलब अच्छा लाइक शादी होती है। हाँ, बट पेरेंट्स क्या होता है कि एक बच्चा हो जाएगा, 2 बच्चा हो जाएगा, मतलब आप, तो मैं ये सबको यही कहती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशन में खुश नहीं हैं तो आपको अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। कि तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे को जो 10 साल थे वो मैंने मेरी लाइफ की वेस्ट किए। बट ठीक है, मुझे लगता है आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हो। तो पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो बहुत टाइम लग गया मतलब मिलने में, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी सोसाइटी में रहते हैं तो उनको भी समाज का डर था पीछे। और भी मेरी सिस्टर्स थी तो उनकी शादी कैसे होगी, पहले ये सब चीज़ें बड़ी लोग सोचते थे, आजकल नहीं सोचता है कोई, आजकल नहीं समझ में आया चलो छोड़ दो। एंड तो इट वॉज़ नॉट ईजी, बट मैंने तो बस एक टाइम पे बोल दिया था कि भाई अब मुझे नहीं रहना है। मतलब मैं बिल्कुल, मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, मैं नहीं रह सकती जब बात बच्चों तक आ जाती है, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों अगर मैं यहाँ रही ना तो आगे मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब है। तो मुझे उस टाइम बच्चों के लिए डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं मुझे अब साथ नहीं रहना है। और देन मेरे घर वाले क्या करोगी तुम क्या करोगी, मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूँगी, मतलब मुझे पता है मैं 2 टाइम खाना तो मैं आराम से कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लूँगी, ब्रेड बटर निकालेंगे। फिर उसके बाद में पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर बच्चे बहुत समझदार थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनको मैंने स्टार्टिंग में जैसे रखा वो रहे, हमेशा मुझे मोटिवेट किया, नहीं आप ये कर सकते हो, नहीं आप वो कर सकते हो। जो टिपिकल हिंदी मीडियम स्कूल से लड़की पढ़ी हुई है उसके लिए मतलब इतना इजी नहीं है कि बाहर जाके बहुत कुछ करना। कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे फैमिली भी, जब आप स्टार्ट करते हो ना अपनी जर्नी और पता है भैया बंदी मेहनत कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, तो फिर वो भी धीरे धीरे आपको साथ देना शुरू कर देते हैं। बट वॉट इज़ दैट पॉइंट इन अ मैरिज और इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे यू गेट टू नो कि नहीं अब इट्स बेटर कि मैं आई शुड लीव दिस रिलेशनशिप एंड लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। इफ़ यू वॉन्ट टू टेल टुडेज जनरेशन कि यार मतलब ये चीज़ें होती है जो बिलो द बेल्ट होती है या फिर ये चीज़ें होती है जो नॉन नेगोशिएबल होती है, तो व्हाट शुड बी दोज थिंग्स, जैसे रेड फ्लैग बोलते हैं आजकल जैसे हमारी लैंग्वेज में। मुझे पता है क्या लगता है कि जो अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, अगर मैं एक बड़े परिवार की बात करूँ तो मोस्टली क्या होता है कि जो सेपरेशन का जो बीज होता है ना वो तो 5 साल पहले ही हो चुका होता है। मतलब वो सोचने में इतना टाइम लग जाता है कि जैसे कि क्या आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो गया है, बट वो आप दोनों के बीच से 4 लोगों को पता चलना, 4 से पूरी सोसाइटी को पता लगने में बहुत टाइम लग जाता है। जब तक क्या होता है आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मुझे क्या लगता है कि कम से कम अगर आपको किसी को
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप एक दूसरे का विश्वास जैसे तोड़ देते हैं, आप चीट करते हो। ओके। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आज मैं बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है सामने वाला चीट कर रहा है, तो होता क्या है कि एक औरत एक बार फिर भी माफ़ कर देगी कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक मौका और देती हूँ, है ना। लेकिन एक आदमी है, उसको बहुत टाइम लगेगा, उसकी ईगो पे आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि चलो एक बार गलती हो गई है और फिर हम इस चीज़ में सुधार कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन एक ही गलती अगर बार बार हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको उसी टाइम डिसीजन लेना चाहिए कि हमें अलग होना है। आप उसमें फिर टाइम मत लगाओ। आप टाइम लगा के क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ के 4-5 साल ख़राब कर रहे हो। उसके अलावा एक और रीज़न होता है फैमिली का, जो सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि क्या ये रिश्ता लंबा चल पाएगा, या ये आज नहीं तो ये क्या 5 साल बाद अलग नहीं होंगे। तो वो ये सब चीज़ें बहुत मुझे लगता है कि मैटर करती है। एंड वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि जब जो आज मैं बात करूँ, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है या हस्बैंड वाइफ है, तो उसके अंदर मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप एक दूसरे को कितना टाइम दे रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। जब वो दोनों की तरफ से, अगर एक की तरफ से भी कम होगा ना, तो वो रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आपने जैसे अभी बोला कि लड़कियां फिर भी फीमेल्स फिर भी माफ़ कर देती है इफ़ समवन चीट्स देम फिजिकली, या फिर इनफिडेलिटी वाली चीज़ को, बट लड़के नहीं करते। एंड विच माइट कम फ्रॉम द एंसेस्ट्रल पार्ट कि वो केवमैन और वो पूरी जो थ्योरी है। बट ऐसा, बिकॉज आई हैव ऑल्सो हर्ड दिस कि लड़कियां यूजुअली बोलती है कि अगर मुझे फिजिकली कोई चीट कर रहा है बट इमोशनली नहीं कर रहा है, इमोशनली द पर्सन इज़ अवेलेबल एंड ही इज़ कनेक्टेड टू मी, तो एक बार के लिए मैं फिर भी उसको रिकन्सिडर कर सकती हूँ। बट अगर कोई मेरे को इमोशनली भी मतलब इमोशनली मेरे को कोई चीट कर रहा है, तो देन दैट्स अ नॉन नेगोशिएबल। तो ऐसा लाइक व्हाट्स द डिफरेंस इन द माइंडसेट? बिकॉज लड़कों के लिए तो इट्स मोर लाइक कि इफ समवन इज चीटिंग देम फिजिकली, तो दैट्स अ नॉन नेगोशिएबल। इमोशनली तो इतना सोचते भी नहीं है। तो वो इमोशंस कम होते हैं उनमें, मुझे लगता है। हाँ, मतलब भाई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बोलते हैं कि लड़कों में यूजुअली इमोशनल EQ आना, इमोशनल क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है आफ्टर 25 और आफ्टर इन द लेट 20s। बट नाउ डेज मैंने देखा फिर भी लड़के थोड़े इमोशनल होते हैं। जो अगर मैं अपने बात करूँ ना, जो अपने टाइम वाली, उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होते थे। मतलब आजकल लड़कों को पता होता है कि हाँ भाई लड़की को ये प्रॉब्लम है, उसको 3 days ये प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे उसको कैसे केयर करना है। मुझे लगता है आजकल वो ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं, जो हमारे वाले टाइम से। कि अच्छा मैं मतलब मेरी, अगर मैं फादर बनने वाला हूँ, तो वो भी पूरा 9 month उस प्रेगनेंसी को मतलब फील करते हैं। ऐसा मैंने मतलब देखा है कि बहुत चेंज आया है लोगों के माइंडसेट में, और लाना पड़ेगा क्योंकि लड़कियाँ बहुत डिमांडिंग हो गई है। पहले वाला टाइम नहीं रहा। गर्ल्स भी आजकल इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, और वाई नॉट। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है कि जहाँ हम बात करते हैं इक्वलिटी की, तो वाई नॉट कि अगर मतलब, क्योंकि बच्चा दोनों का है, तो पेरेंटिंग भी दोनों को करनी है, साथ में भी दोनों को रहना है, घर के सारे डिसीजन भी दोनों को साथ में लेना है। तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई बुराई है, होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज और आजकल तो कॉर्पोरेट्स भी या फिर जितनी भी बड़ी जो कंपनीज हैं वो सब यूजुअली मतलब मेल्स को भी वो ऑफ देते हैं ना बिफोर क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिमोनी, सॉरी मैट्रिमोनी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पैटर्निटी लीव भी काफ़ी देते हैं। तो वो है। एंड आपने जैसे अभी बोला कि लोग अभी एट दिस स्टेज ऑल्सो लाइक पीपल यूजुअली थिंक अच्छा सिंगल मॉम है तो शी इज़ अवेलेबल, या फिर आई कैन मेक अ पास ऑन हर। तो ऐसा लाइक हैव यू एवर एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स? किसी पार्टी में आप जा रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो, एंड पीपल बिकॉज यू आर अ सिंगल मॉम, तो पीपल आर अप्रोचिंग यू। यस होता है। अभी मैं इन एज ऑफ 48 होता है, ऐसा नहीं होता है। और इवन यंगस्टर्स, आपको दूसरों की बात छोड़ो, लोगों को कोई आपसे ये नहीं कि प्यार है, कि कोई आपको उनसे इमोशनल अटैचमेंट है, उनको लगता है 1 night स्टैंड चाहिए हमको, भाई ठीक है चलो आंटी है, मतलब अवेलेबल है। तो क्या होता है, आप उनको कैसे हैंडल करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये सच है, ये कुछ इसमें कुछ गलत नहीं लगता, मतलब लाइक पीपल डायरेक्टली अप्रोच। यस, आपको मतलब लोग मुझे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार तुम सोशल मीडिया पे ऐसे क्यों बोलते हो कि तुम सिंगल हो, ये हो लो। मतलब मुझे हैंडल करना आता है लोगों को, मुझे इसमें डरने की क्या बात है। इवन मैं बताऊँ आपको कि मेरी मदर मेरे सेपरेशन के बाद मुझे ये बोलती थी कि भाई अपने जॉब करो ना, वहाँ पे लोगों को नहीं बताना। मतलब हम मारवाड़ी में बात करते हैं कि वहाँ लोगों को नहीं बताना कि भाई मैं हिंदू अलग रहूँ। समझ गए मेरी बात? तो मैं बोला ऐसा क्यों? बोला नहीं फिर लोग नज़र डालते हैं।
तो मुझे लगता है कि जब तक आप नहीं चाहो ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता, सही बात। सामने वाला आपको आँख उठा कर नहीं देख सकता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। तो फिर तो मैम सोशल मीडिया के ट्रोल से तो आपको फर्क नहीं पड़ता होगा बिल्कुल भी, बिकॉज नहीं, आपने सोसाइटी के इतने सारे ट्रोल्स या फिर ये सब चीज़ों को फेस करा है। नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जो डीएम है वो फुल ऑफ मतलब ऐसे चीज़ों से भरे होते हैं, और मेरी डॉटर है वही हैंडल करती है, उसको भी पता है कि ये सब चीज़ें कॉमन है। इट कुड बी वेरी ऑकवर्ड दो कि मतलब ऐसा कि यार क्या लिख रहे हैं लोग, मतलब कहाँ पे लोगों का मेंटल स्टेट है। इवन ऐसे लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मतलब मुझे पता भी नहीं कहीं है, वो मुझे फॉलो भी नहीं करते हैं। ओके। और मुझे लिखते हैं हाय मैम, आई वांट टू फ्रेंडशिप विद यू। तो मैं बोलती भाई है कौन तू? तो ये ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और आपको हैंडल करना आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ट्रोल्स को हैंडल करना आना चाहिए। एक और चीज़ में जो अभी तो तुम बता रहे थे रिलेशनशिप को लेकर कि मुझे ऐसा लगता है कि जब रिलेशनशिप खत्म होने पे आते हैं, ब्रेकअप होना होता है ना, तो उस टाइम तक क्या होता है, बहुत ही वो टॉक्सिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस टाइम करना चाहते थे उस टाइम होता नहीं है। मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं और कुछ दिन साथ रहो, या हस्बैंड ने बोला चलो और चांस लेते हैं, कुछ थोड़े दिन और हम देख लेते हैं, या कुछ और ब्ला ब्ला, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि जिस दिन आपको लगे कि भाई अब ये नहीं आगे चलता, अगर आप उसी टाइम छोड़ दोगे तो क्या आप एक अच्छे दोस्त बन के रहोगे? आप कम से कम, आपकी क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को इफेक्ट करता है, दोनों की लाइफ को इफेक्ट करता है। दोनों ही चीज़ें टॉक्सिक होती है। आज मैं अपना पक्ष रखूँगी, आप अपना पक्ष रखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का वो जो 5 साल है ना, वो वापस कभी नहीं आएगा। तो आई थिंक कि लुक फॉरवर्ड, पीछे का मत सोचो। मैं कभी पास्ट के बारे में नहीं सोचती हूँ कि कैसा था क्या था। मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे थैंक्स टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर ओनली। वो उस बंदे को मैं गालियाँ देती थी कोई टाइम पे कि इतना गंदा आदमी है, मतलब मेरी किस्मत ही कपूटी थी क्या? मैं अपने पेरेंट्स को जाकर बोलती थी कि आपने मेरी कैसे आदमी से शादी कर दी, मतलब मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जब मैं आज सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जो होता है ना लाइफ में, वो ऊपर वाले के प्लान्स होते हैं, और जो होना होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो अब मेरे को कोई भी मतलब शिकायत नहीं है। एंड इवन मैं रोज़ सुबह उठ के जब मैं थैंक यू लिखती हूँ, या मैं बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, जिन लोगों ने मुझे चाय, आज तुमने मुझे बुलाया, चाय पिलाई है, ये मेरे लिए चाय लाए, इनको भी मैं थैंक यू बोलूँगी। मेरी मेड को मैं थैंक यू बोलती हूँ। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कोई मेरे लिए पार्किंग भी कर देता है, मैं उसको भी थैंक यू बोलती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को रोज़ थैंक यू बोलती हूँ कि भाई थैंक्स टू यू कि तुम मुझे मिले, मैं जयपुर आई और जयपुर मेरी कर्म भूमि बनी बिकॉज ऑफ यू। वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप सीखते हो कि हाँ यार, मतलब व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड। तो वो चीज़ है, बट उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स वो जो फेस चल रहा था, तब आप गालियाँ ही दे रहे होते यूजुअली कि यार क्या जिंदगी है। बहुत दी थी, बहुत रोई थी बेचारी, अपने आप को बेचारी समझती थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, बाकी तो मेरी सारी बहनें बहुत खुश हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ठीक है, एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि जो लाइफ में बुरा होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है। एंड डू यू थिंक पेरेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा है, उस चीज़ से बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है? क्योंकि आप बचपन में देख रहे हो सारी चीज़ें, अगर पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है, फाइट्स हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एनालाइज कर लेते हो कि क्या चल रहा है। तो हाउ डज हैविंग अ बैड रिलेशनशिप विद इन योर पेरेंट्स अफेक्ट योर चिल्ड्रन? इफ़ वील टॉक अबाउट यू, तो हाउ डज इट अफेक्ट? हाँ बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैं जितने 10-12 साल रही, आज भी मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी एक लाइफ दे सकूं। एंड इवन मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की, बट अगर मैं बात करूँ ना कि परफेक्ट पेरेंटिंग है ना, वो होती ही नहीं है। मतलब क्या होता है कि हर बच्चा यूनिक होता है। आज अगर मैं अपने 2 बच्चों की बात करूँ, दोनों बहुत डिफरेंट है। एक है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इमोशनल नहीं है, वो इतना बहुत ही प्रैक्टिकल है। दूसरी बच्ची है तो वो बहुत इमोशनल है। तो दोनों को अलग अलग तरह से पालना, सिंगल पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी मीन्स आपको, लेकिन हाँ एक फ़ायदा भी, आपको दो लोगों का प्यार भी मिल रहा है। मतलब मुझे एक फादर का भी प्यार मिला, एक मदर का भी प्यार मिला। और वो जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टार्टिंग में 2 या 3 साल में अगर मैं अलग हो जाती ना, तो शायद मेरे बच्चों की, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अपनी डॉटर की बात करूँ, मुझे आज ये कहने में कोई शर्म नहीं आती है कि उसे आज भी मतलब कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है पुरानी बातों को सोच के। उसको कभी कभी बीच में थेरेपी भी लेनी पड़ती है, इवन मैंने भी ली है थेरेपी। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, या आप मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, आपके बीच में क्या चल रहा है, आपके कुछ अफेयर है तो बाहर है, तो वो बच्चों को पता चल रहे हैं,
घर में कैसा माहौल क्रिएट हो रहा है, तो आप उसी टाइम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा डिसीजन लो कि हमें इन बच्चों को ये लाइफ नहीं देनी है, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो कि 10-12 साल साथ रहे, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, जैसा हुआ कि बच्चे वो शादी के नाम से डरते हैं कि नहीं हमें तो शादी नहीं करनी, सारे पार्टनर ऐसे ही होते होंगे, सारे ऐसे ही लड़ते होंगे। तो एक आपको अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेना चाहिए। आपको पता है कि आप दोनों की नहीं बन रही है, आप चाहे सेपरेट हो जाएं, आप चाहे डिवोर्स ले लें, आप चाहे अलग अलग घरों में रह लें, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी कि आपके अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, आप उनको इस दुनिया में लेकर आएँ, आप उनको एक अच्छी पेरेंटिंग की ज़रूरत है। सो बीइंग अ सिंगल पेरेंट, जो आपने बोला कि लड़ाइयाँ हो रही है, बच्चे देख रहे हैं, और ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि यार रिलेशनशिप्स ख़राब है, शादी ख़राब है, क्योंकि मैंने मेरे पेरेंट्स की देखी है। और तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ सिंगल पेरेंट कि मैं कैसे अपने उस कॉन्सेप्ट की आइडियोलॉजी को चेंज करूँ अपने बच्चे के माइंड में? सो हाउ डू यू केटर दैट? इसमें बहुत सारे एग्जांपल दो आप उनको, आपके आसपास सिर्फ आप ही नहीं है, मौसा जी है देखो, या ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है देखो कितने अच्छे हैं। तो आप बच्चों को इस तरह के एग्जांपल दो कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक शादी ख़राब है तो सारी दुनिया की शादी ख़राब है, अच्छे बॉयज़ भी होते हैं। सी योर ब्रदर, ये मतलब कितना अच्छा है, रिस्पेक्ट करता है सबकी। तो सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, और आजकल मुझे लगता है कि बच्चे खुद इतने समझदार होते हैं कि उनको पता होता है कि सामने वाला कैसा है, क्या है, वो भी एक दिन में अपने डिसीजन नहीं लेते। एंड यू टॉक्ड अबाउट थेरेपी, तो थेरेपी मतलब बिकॉज सी आजकल की जनरेशन में तो फिर भी कॉमन है, पहले के लोगों को नहीं समझ में आता। लाइक इफ यू टॉक अबाउट प्रीवियस जनरेशन, तो उनको नहीं समझ में आता कि क्या थेरेपी है, क्यों जाके साइकेट्रिस्ट से क्यों मिलना है, मेंटल हेल्थ क्या होता है। वो यूजुअली समझते हैं कि पागल हो गया है या कुछ भी। तो लाइक हाउ डिड यू गॉट टू नो अबाउट थेरेपी एंड यू नो मेंटल हेल्थ इश्यूज आर रियल? वो कैसे पता चला आपको? मैंने बताया कि मैं इंटरव्यूज़ करती थी। हाँ। तो वहाँ पर कई बार ये साइकेट्रिस्ट और ये लोग भी आते थे, तो ये बताते कि हाउ कॉमन, मतलब लोग अवेयर ही नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा सामने जवाब दे रहा है, या पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं हमारी सुनता नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं करता है बड़ों की। तो कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत है कोचिंग की, जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। या कुछ उसके ऐसे लाइफ ऐसे बन जाते हैं कि घर में सास बहू झगड़ा कर रही है, या घर में कुछ इनके प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि बच्चा कहीं ना कहीं मुझे साइकेट्रिस्ट ने बताया कि थेरेपी का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कभी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो थेरेपिस्ट है वो कभी भी आपकी बात बाहर नहीं भेजता है, आप उसको जाके कुछ भी शेयर कर सकते हो जो आप किसी से नहीं कर सकते हो। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, आप जैसे किसी को बोलोगे ना मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरे को तो आजकल डिप्रेशन हो रहा है, या मेरे को आजकल अच्छा नहीं लग रहा है, या मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर थेरेपी लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप थेरेपी ले रहे हो या आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो आप पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेशन के बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, इवन मैंने भी ली है, और मुझे जब ज़रूरत होती है मैं लेती हूँ, और मुझे अच्छा फील भी होता है। हाँ, बिकॉज मैंने भी अभी ये रिसेंटली नोटिस करा कि मेंटल हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है मोर देन फिजिकल। बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग आउट, और उससे पहले मैं स्पोर्ट्स खेलता था, तो दिमाग में बचपन ऐसा रहता है कि अगर आप फिजिकली फिट हो तो सब कुछ सही है। बट व्हेन यू सी हार्डशिप्स इन लाइफ, या फिर व्हेन यू सी कि यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू, तो आप कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है उस चीज़ से। Right. एंड आई रियलाइज, आई गॉट टू नो कि यार कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा आपका बेसिकली। इवन इफ यू आर गुड एट, फॉर एग्जांपल इफ यू लव टू मेक वीडियोज ऑफ आउटफिट वीडियोज, या फिर इफ यू लव टू ट्रैवल ऑल्सो, तब भी वो करने का भी मन नहीं कर रहा विच यू लव एक्चुअली। तो दैट इज़ वेरी रियल कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू केटर इट। और आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है घर में जितने भी मेंबर हैं ना, एक दूसरे को इतना पता होना चाहिए कि क्या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये आजकल चुप क्यों रहता है, या ये, तो उसको अब कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आपको अपनी मेंटल पीस के लिए किसी से मिलना, बात करना, एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ी मैंने पेरेंटिंग में जो चीज़ देखी है ना, वो है कम्युनिकेशन, स्पेस देना बच्चों को, रिएक्ट नहीं करना। क्या होता है, जैसे ही आपने जाके पेरेंट्स को कुछ कहा, पेरेंट्स एकदम से रिएक्ट, ऐसे कैसे कर दिया तूने, लगा दी एक चमात, तो मुझे लगता है वो बहुत गलत है। फिर बच्चा क्या करेगा, आपसे चीज़ों को हाइड करना शुरू कर देगा, आपसे चीज़ें छुपाएगा, कहीं ना कहीं वो दोस्तों का सहारा लेगा, गलत चीज़ें करेगा, सिगरेट पिएगा, ड्रिंक करेगा कि भाई मेरी पेरेंट्स तो मेरे सुनते नहीं है। लेकिन फिर एक टाइम के बाद पेरेंट्स को लगेगा कि अब ये तो ये सब करने लग गया। उनको ये नहीं पता कि जब हमें इसको संभालना था, या जब हमें
इसको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब हमने इसको सपोर्ट नहीं किया। अभी मैं रिसेंटली लद्दाख ट्रिप पर गई थी, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा ये कि भाई मैं सिर्फ एक ही थी जो अराउंड 15 बाइकर्स थे और मैं एक ही मदर थी। हाँ. बाकी सबकी किसी की गर्लफ्रेंड थी, किसी की सिस्टर थी, सारे यंगस्टर, मतलब सारे 30 की एज के थे, मेरे एज का कोई था नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि क्या ऐसा है कि आप अपने मतलब पेरेंट्स के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहते, डिनर पे नहीं जाना चाहते, या आजकल पेरेंट्स, क्योंकि मैं ऐसी फीमेल के बीच में रहती हूँ जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, कि बच्चे हमारे साथ डिनर पे नहीं जाना चाहते, बच्चे हमारे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहते, आप अपने इंस्टा पे नहीं लगाओगे, बच्चे हमारे साथ पे ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। तो मैंने उन बच्चों को पूछा कि क्या रीज़न है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, सबसे बड़ी बात, कि बहुत रोका टोकी करते हैं, फ़ोन पर किसके साथ लगा है, ये क्यों पहन लिया, ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो आप, मुझे लगता है कि एज के बाद आपको बच्चों को मतलब छोड़ देना चाहिए। जब बचपन में वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चले थे, हमें जैसे मोहित को जैसे मम्मी पापा ने कहा मोहित यहाँ बैठ जाओ, मोहित ये कर लो, मोहित ऐसा पहन लो, चले थे ना। अब क्या हो जाएगा कि अगर पेरेंट्स थोड़ा बहुत अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चल ले, अपने आप को थोड़ा चेंज कर ले, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन गैप आ जाएगा, वो कम्युनिकेशन गैप भी आ जाएगा। राइट। हाँ, बट इनिशियली हाउ वाज इट, बिकॉज फैशन, इफ यू टॉक अबाउट फैशन इंडस्ट्री एंड द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, बहुत सारे यंग लोग ही है, ज़्यादातर आई थिंक 70% यंगस्टर्स हैं। तो हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विद देम इन कम्युनिटीज, इन मीटिंग्स, इन इवेंट्स? ऐसा मैं जब कहीं भी जाती हूँ ना, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मुझे बड़े होने का एक फ़ायदा है कि वो लोग सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनको लगता है कि हमारा इससे कोई कंपटीशन नहीं है मतलब, एंड बहुत सारे मुझे टिप्स भी देते हैं, मैं भी उनको बहुत सारे टिप्स देती हूँ। तो आई एम एंजॉइंग, और मेरा बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि एक अलग जो है यंगस्टर्स हैं वो लोग, जैसे मैं प्रमोट करती हूँ साड़ी को या कल्चर को, या तो थोड़ा सा नीश अलग है, नीश अलग हो जाता है। जो मेरे जो फॉलोइंग है वो मोस्टली सारी, अगर मैं बात करूँ तो 40s वाले ज़्यादा मुझे फॉलो करते हैं, एंड यंगस्टर्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार मिलता है। पीछे से मुझे नहीं पता है कि वो क्या कहते हैं कि भाई देखो आंटी हमारी कंपटीशन में आ गई बट जब सामने मिलते हैं बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिलता है, एंड अच्छा लगता है। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे कुछ ऑकवर्ड लगा कि नहीं मैं तो, एंड पूरे जयपुर में मुझे मेरी एज का कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं मिला। अच्छा। सारे मुझे यंगस्टर्स ही मिलते हैं। मैं जब अपनी डॉटर के साथ जाती हूँ तो सबको पहले यही लगता था कि शायद ये इन्फ्लुएंसर होगी, देन ये कैमरा लेकर मेरे पीछे पीछे घूमती है कि हाँ मम्मा ये करो, मम्मा वो करो। और बच्चे बहुत खुश भी होते हैं कि अच्छा मतलब एक आपकी डॉटर एक मदर का करिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी अपनी मदर को जाके बोलते हैं कि मम्मा अगर आप वो कर सकते हैं तो वाई डोंट यू। Especially like when youngsters know the potential of digital media और पूरा, because eventually क्या होता है कि आपके followers हैं तो आपकी एक तरीके से नेटवर्किंग हो रही है। जो पहले के टाइम पे जैसे if you talk about family businesses, ये लोग क्या करते थे कि होस्ट कर दी कोई पार्टी या गोट करा दिया, कहीं खाना करवा दिया कि गैदरिंग होगी तो लोग हमें जानेंगे एक्सेट्रा। तो वो आज के टाइम पे इट्स वेरी ईजी कि आपको यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू हैव टू बी ऑथेंटिक ऑन सोशल मीडिया। तो आपको लोग, आपसे एक कम्युनिटी बिल्ड होगी तो पीपल नो यू। इफ टुमारो an in Vogue Nari starts a cafe, so you have your distribution ready उस चीज़ के लिए। तो it is very good and it is very helpful as well। आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, आपको लोगों से मिलना है, एक्सपोजर मिल रहा है, तो इट्स गुड। बट हाउ डिड द जर्नी स्टार्टेड, बिकॉज इट स्टार्टेड during pandemic 2019-20, right? Yes. तो how did you started this thing? मैंने तो पहले तो मैंने आपको बताया मैंने साड़ी से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे मुझे डिफरेंट वीव्स के बारे में मैंने भी पढ़ती रहती थी मैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि क्या हो गया था कि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल था। कभी मेरी कोलकाता से साड़ी आ रही है, कभी मेरी आंध्रा से आ रही है, कभी तमिलनाडु से आ रही है, तो फिर मैं उनके बारे में लिखती थी। तो धीरे धीरे करते लोग अप्रोच करने लगे, फिर मुझे साड़ियाँ आने लगी गिफ्ट की। अच्छा ठीक है, पहले मैं बार्टर में बहुत काम कर लेती थी कि मुझे साड़ीज़ आ गई, बैग्स आ गए, तो मैंने उनका प्रमोशन किया, तो धीरे धीरे लोगों में बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे पेज स्टार्ट कर दिया। फिर एक टाइम के बाद कैन यू बिलीव कि मैंने एज ऑफ 35 तक कभी वेस्टर्न नहीं पहना था। रियली कभी मैंने वेस्टर्न ड्रेसेस, इवन मैंने जीन्स भी नहीं पहनी थी। हमेशा मतलब सलवार सूट या साड़ी ही मैंने पहनी थी। मेरे इन लॉज के घर में साड़ी ही चलती थी। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है ना भाई, तो आपको सारे एरिया सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, डायनामिक रहना पड़ेगा। फिर मैंने धीरे धीरे सारे मतलब वेस्टर्न भी ट्राई किया। वो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है।
अपने आप पे थोड़ा ध्यान भी देने लगी, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने लगी, थोड़ा वॉक करने लगी, बीच में जिम भी काफ़ी किया मैंने। अभी थोड़े दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन अभी मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तो मुझे मोटिवेट कर रहे हो मोहित को, जब मैंने देखा कि आप रेगुलर मतलब आप वर्कआउट करते हो, तो ऐसे मैंने फिर वापस इन एज ऑफ 35 मैंने वेस्टर्न पहनना स्टार्ट किया। और शुरू में मुझे थोड़ा कैमरा फेस करने में दिक्कत भी होती थी, लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। एंड व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री? मतलब इनिशियली सबको अच्छा लगता है कि यार मेरी फोटोज आ रही है और वीडियोस बन रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, तो इट्स एन ऐड ऑन वो चीज़। बट उसके बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी। यू हैव टू बी आउट देयर एवरी डे, यू हैव टू बी इफ़ यू आर मीटिंग समवन तो यू हैव टू बी इन अ गुड मूड, सारी चीज़ें, इवन इफ़ योर पर्सनल लाइफ या दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो भी यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल। और फिर आपको रोज़ शूट करना है, कुछ नए आइडियाज़ लेके आने, तो इट्स नॉट वेरी ईजी, ऐसा लोगों को दिखता है। बट what kept you going on in this industry? एक तो बच्चों सबसे बड़ी चीज़ तो क्या थी कि पहले मेरा मेन ये था कि मुझे अपने दोनों बच्चों को बड़ा करना है, इनकी फ़ीस देनी है, मुझे घर चलाना है, मुझे अपनी ग्रॉसरी लेकर आनी है। अभी मेरे पास अभी महीने का अभी 5 दिन और बचा, इतने ही पैसे बैंक में। तो पहले मुझे अपना जो फाइनेंशियली है ना वो बहुत देखना पड़ता था कि मेरे लिए जॉब करना, 9 to 5 जॉब करना मेरे लिए कंपलसरी था, बहुत कंपलसरी था। मतलब मेरे पे एक प्रेशर था, मैं नहीं चाहती हुई भी मुझे करना होता था। और जब साइड में मैंने ये किया तो मेरा पूरा इंटरेस्ट इसमें आ गया था कि मुझे ये करना है, लेकिन मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिलता था। मतलब मैं संडे को देखती थी कि मुझे आज शूट करना है, ये करना है, अभी ये साड़ी आई हुई है, मतलब मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी मेरे पेज को। फिर जब दोनों बच्चे जॉब करने लगे, दोनों अच्छा अर्न करने लगे, दोनों जॉब करने लगे, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब भाई मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे 9 to 5 वाला जॉब नहीं करना है। देन मैंने एक दिन डिसाइड किया, मैंने बच्चों को बोला कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। दोनों ने बोला हाँ मामा छोड़ दो। मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई बात नहीं, दोनों कमा रहे हैं, बाकी और कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और मैं पूरी तरह से अपने पेज पे मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर पूरी अपना मतलब 24 आवर्स में अपना कंटेंट क्रिएशन का ही काम करने लग गई। और इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, किस तरह के वीडियोस बन रहे हैं आजकल, आप मतलब क्या यूज़ करेंगे जिससे कि आप जैसे वॉइस ओवर, शुरू में क्या हुआ था, सॉन्ग्स चलते थे, उसके बाद वॉइस ओवर आया, फिर आया कि अच्छा शॉर्ट वीडियोज़ आप बनाओगे, किस तरह से ब्रांड को प्रमोट करना है। मोस्टली मैं देखती हूँ कंटेंट क्रिएटर है वो क्या गलती करते हैं कि वो अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं। कई गर्ल्स हैं ऐसी जो अपने आप को, अपनी बॉडी, अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं। फिर आपको ये समझ में आता है कि अगर आप किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो तो आपको ब्रांड दिखाना है, आपको उनके कपड़े दिखाने हैं, वो खाना दिखाना है, वो जगह को दिखाना है। आप अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आई एम एन्जॉइंग, मुझे मतलब मज़ा आता है। कैमरा फेस करना थोड़ा मेरे लिए शुरू में तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हाँ मैं अपनी डॉटर के साथ ही बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। अगर कोई दूसरा कैमरामैन होता है तो थोड़ा सा मैं इतना कंफर्टेबल रहती हूँ क्योंकि उसको पता है कि मम्मी को क्या चाहिए। लेकिन अब उसका भी काम है, उसका भी जॉब है, तो मुझे हायर करना होता है। लेकिन धीरे धीरे मैं उस पर भी काम कर रही हूँ कि मैं किसी के साथ भी कंफर्टेबल मींस कि कैमरा को, कोई भी कैमरा हाथ में पकड़ के बैठा है पर मुझे उसके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एंड से फॉर एग्जांपल इफ समवन who has a follower of 100k like you, more than 100k like you on Instagram, so how do you approach barter collaborations? तो आ जाते हैं, but barter से paid collaborations तक जाने की एक journey is very different. So how do you get to a number कि ये मेरा commercial होगा for this brand, and how do you tell this to the brand? जैसे मोहित क्या होता है ना कि जब बार्टर बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं ना, तब आपको लगता है कि भाई इतने सारे बार्टर मैं नहीं कर सकती कितने बैग्स कितनी सारी रखूं अब मुझे ना कुछ अपना एक अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे तो इतना अमाउंट चाहिए ही चाहिए। क्या होता है कि जब आपकी कोई चीज़ फेमस हो जाती है, आज मैं आप एक एक्टर की बात बताती हूँ कि जो स्टार्टिंग में उसको वो फ्री में भी काम कर देगा कि यार मुझे तो पिक्चर चाहिए। फिर क्या होगा, एक फेस आएगा कि उसकी एक पिक्चर चल गई तो उसका अमाउंट हो जाएगा कि भाई ये, अब उसकी 5-6 पिक्चर चल गई, अब तो मेरा अमाउंट है, क्योंकि उसके पास टाइम तो वही है ना 24 आवर्स, तो उसको अपने प्राइजेस बढ़ाने पड़ते हैं। अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो सब सारी दुनिया का तो फ्री में काम नहीं कर सकता ना। तो भाई मेरा तो ये प्राइस है, मैंने स्टार्टिंग में जैसे मेरा 5,000 था, फिर 10,000 था, 20,000 तक भी, 25,000 तक भी है, डिपेंड्स ऑन ब्रांड कि कैसा ब्रांड है। तो
आपको अपने प्राइजेस सेट करने पड़ेंगे जिससे कि आप एक अच्छा काम कर सकते हो। मैं डेली की 3 रील तो नहीं डाल सकती ना। Exactly. मैं वीक में अगर 2 डालूंगी तो मैं 2 ही डालूंगी, तो मुझे वो 2 चूज़ करनी पड़ेगी कि मुझे कौन अच्छा पैसा दे रहा है, मैं उसी का काम करूँगी। और फिर उसके पीछे मैं सिर्फ पैसे के पीछे नहीं देखती, मैं ये भी देखती हूँ कि ब्रांड एक्चुअली क्या कर रहा है, कितना ऑथेंटिक है, उसका कितना नाम है। अगर अच्छी ब्रांड है तो मैं थोड़ा कम प्राइस में भी काम कर देती हूँ, क्योंकि मेरा भी पेज का रीच बढ़ता है। Exactly. सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ किसी भी छोटी मोटी ब्रांड ने मुझे कहा कि नहीं हम तो आपको इतने पैसे दे देंगे, आप हमारे लिए काम करो, तो मुझे वो सब चूज़ करना पड़ता है। एंड वो डील क्लोज होने वाली जो चीज़ होती है, सो हाउ डू यू नेगोशिएट दैट कि यार जैसे आपने बोला कि अगर अच्छा ब्रांड है तो मैं कम में भी कर लूँगी, या फिर ऑथेंटिक ब्रांड है, या फिर कई बार होता है कि आई वॉन्टेड टू वर्क दिस विद दिस ब्रांड फॉर सो लॉन्ग और अब ये मेरे को अप्रोच कर रहा है, तो ठीक है वो जो भी बोलेगा तो मैं क्लोज कर दूंगी। बट वो नेगोशिएशंस कैसे होते हैं, लाइक हाउ डज दैट हैपन, व्हाट्स द कमर्शियल साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री? देखो कभी तो देखो मोहित क्या होता है कि सामने वाला मुझे प्राइस पूछता है कि आपका, तो मुझे कई बार ये लगता है क्या पता मैं बोल रही हूँ ये मुझे उससे ज़्यादा दे सकता है। हाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ सामने वाले को बोलती हूँ भाई तुम्हारा क्या बजट है। तो कई बार वो मेरा जो एक्सपेक्टेशंस होता है उससे ज़्यादा भी बोल देते हैं कि भाई हम तो इतना देंगे, तो ठीक है मैं उस पर अपना डील कर देती हूँ। बाकी मेरा एक फ़िक्स क्राइटेरिया है कि मैं मतलब इस पे कुछ नहीं करूँगी। अगर मुझे आपसे 20,000 चाहिए तो चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि कई लोग बोलते हैं अच्छा आप आईफोन से शूट कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई ठीक है तू इतने दे दे। कई लोग बोलते हैं नहीं हमें तो एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफर से या वीडियोग्राफर से करवाना है, तो भाई उसका चार्ज अलग होगा। हाँ, बिकॉज वो पूरा सेटअप चाहिए होगा, उसमें भी आपके एक्सपेंस वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस सेट होती है। कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन ब्रांड। बट हाँ मुझे ये है कि अब मुझे अगर मैं बार्टर करती हूँ तो कोई बहुत ही मुझे अच्छी बड़ी डील मिलती है। लाइक मुझे 2 दिन किसी ने रिजॉर्ट में बोल दिया मेरी पसंद की जगह कि भाई आप 2 दिन यहाँ आके रह लो, तो वो दिस इज़ डिफरेंट थिंग। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि पेड करूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड हो गया तो उसमें वैसा। और बाकी मैं अपनी डॉटर से भी थोड़े सजेशंस लेती रहती हूँ क्योंकि वो इस फील्ड में है, तो वो मुझे बताती रहती है हाँ मम्मी इतना बोल दो, ये कर दो, एंड शी इज़ माई मैनेजर ऑल्सो। Okay. What difference have you seen in girls in our age, in our generation, and when you were 25, in your 20s? So what was the difference, the major difference? रास्टिक चेंज है हम तो बुद्धू थे एकदम। हाँ मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर है क्योंकि अभी की जनरेशन को सॉर्टेड है। एक्सपोजर और अब फ्रीडम, वो जो फ्रीडम जो आज के बच्चों को वो हमें नहीं थी। मैं तो 2 बच्चे पाल रही थी, एक 2 साल का एक 3 साल का 25 की उम्र में। तो बहुत बहुत रास्टिक चेंज आया है। पेरेंटिंग भी बहुत चेंज हो गई है। आजकल जो गर्ल्स बॉयज़ में जो फ़र्क है वो काफ़ी कुछ कम हो गया है। बच्चे इजीली बैक पैक करते हैं, बाहर चले जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। हम लोग नहीं, हमारे पास इतनी मतलब नहीं था, इतनी फ्रीडम नहीं थी। मैंने अभी मेरी इन एज ऑफ मतलब अभी लास्ट ईयर मैंने सोलो ट्रिप किया था। बच्चों ने मुझे एनकरेज किया कि मम्मा आपको सोलो ट्रिप करनी चाहिए, तो मैंने किया। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ यंग जनरेशन कहीं भी अपना बैक पैक करती चली जाती है। बहुत ईजी है, हमें बॉयज़ से बात करने की भी इजाज़त नहीं थी कि हम किसी लड़के से भी हम बात कर रहे हैं तो 10 सवाल पूछे जाते थे कि कौन है, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे कपड़े क्यों पहने। लोग जज करते थे, आजकल लोग जज नहीं करते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा चेंज लगता है। और स्मार्ट है बच्चे आजकल। हाँ, मतलब उनको पता है कि हमें किस टाइम पे किससे बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। गुड और बैड में भी उन लोगों को काफ़ी फ़र्क महसूस कर लेते हैं वो लोग कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड रिस्पॉन्सिबल भी है। और एक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना आजकल के बच्चे में, कि वो फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, जो कि हमारी वाली एज में नहीं था। स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो कुछ मुझे लगता है कुछ % ही ऐसे लोग होंगे जिनको लगता था कि नहीं हमारी बेटी जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हम उसकी शादी नहीं करेंगे। पहले सोचा था भी हस्बैंड के पास जा रहा है, अच्छा हस्बैंड कमा रहा है, अच्छा गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा ये अच्छा वो है, शादी कर दो, बच्चे को क्या चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लड़कियों को ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा मतलब फाइनेंशियली हमें इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। एंड हाउ डू यू डील विद हार्ट ब्रेक इशूज़ ऑफ योर चिल्ड्रन? बिकॉज आप किससे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है एंड दे कम अप टू यू, नॉट हार्ट ब्रेक या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, तो व्हाट रिलेशनशिप एडवाइस डू यू गिव देम? मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपका नहीं चल रहा है तो लुक फॉरवर्ड, दूसरा मिल जाएगा। दूसरा मिल जाएगा। बहुत इजी है आजकल तो, अगर बनती है तो। क्योंकि क्या होता है टॉक्सिक रिलेशन में रहना कोई मतलब नहीं है। अगर, और मैं एक चीज़ बता दूं कि आप ये सोचते हो कि किसी ने आपके साथ एक बार ये किया वो दूसरी बार नहीं करेगा, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं बदल सकता। बहुत कम ऐसे मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने अपने आप को चेंज किया, उसके लिए बहुत सालों लग जाते हैं। अगर किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है,
या आपको लगता है कि मुझे चीट किया है, या फिर आपको लगता है कि हाँ मतलब कि मैं इसको ऐसा सोचती थी पर ये वैसा नहीं है एक टाइम के बाद, या प्रीटेंड कर रहा है या किसी चीज़ के लिए झूठ बोला है, तो आप उस पर भरोसा मत करो, वो ज़िंदगी भर वो सब करने वाला है। तो लुक फॉरवर्ड, आगे चलो, 2-4 साल अपना रेस्ट लो, अपना सिंगलहुड है वो एंजॉय करो, एंड बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट ऐसे 2-4 साल तो आपने बहुत ज़्यादा बता दिया अभी की जनरेशन के हिसाब से। बट लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन डेटिंग ऐप्स, क्योंकि आजकल तो डेटिंग ऐप्स भी है जो आप बोल रहे हो कि बहुत एक्सेसिबल है, ईजी है, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कि इज इट गुड, इज इट बैड, व्हाटएवर? इट्स डिपेंड्स कि आपको मतलब क्या, कई बार क्या होता है लोग टाइम पास के लिए करते हैं, कई बार वो टाइम पास करते करते कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मिल भी जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि डेटिंग ऐप से शादी भी की है। अच्छा, हाँ ऐसा होता है कि मिल ली है उससे और उनको अच्छा लगा, उसने शादी भी कर ली। तो मुझे देखो बुराई कुछ नहीं लगती है, आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हो आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। बट हाँ, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। आप भी किसी नए लोग से मिलें तो पहले पूरी छानबीन करें, या पब्लिक प्लेस पे ही मिलो। ऐसा नहीं कि मैं डेटिंग ऐप से आप मिली और चलो भाई ठीक है तुम यहाँ आ जाना, कोई ऐसी जगह आपको बुला रहा है मेरे फ्लैट पे आ जाओ, वहाँ आ जाओ। तो वो आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। और एक आप अपने साथ में कोई आपका एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसको सब आपके बारे में पता हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, या लोकेशन हाँ, हो, कुछ भी हो, अपने घर वालों से, अपनी बड़ी दीदी से, बहन से, भाई से, जिससे भी हो। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ भी ऐसा मत करो कि छुप के कुछ करो। ओके, एंड ये तो आपने बता दिया कि अच्छा अगर इफ़ यू आर डेटिंग समवन थ्रू डेटिंग एप्स, बट इफ़ यू आर जस्ट जंपिंग अराउंड एंड यू नो मीटिंग न्यू पीपल एवरी सिंगल डे, तो फिर लाइक व्हाट डज, अगर आप किसी के साथ कमिट नहीं हो तो करो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप किसी के साथ कमिट नहीं हो तो लाइक मीट न्यू पीपल ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है आप 10 से मिले, आपको 11वां बहुत ऐसा मिल जाए कि हाँ भाई मुझे तो लाइफ इसके साथ निकालनी है। तो मैं कह रही हूँ ना, सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है जो हमारे वाले टाइम में और आज के टाइम में। बहुत सारी मुझे अच्छी चीज़ें भी लगती है आज के टाइम में जो कि है, जो कि होना चाहिए वैसा। बिल्कुल। एंड you were talking about your separation and how difficult it was, societal प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स ऑल्सो, एक तो शादी हो गया, शादी में तो एक्सट्रीम प्रेशर रहता ही है, बट एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में भी व्हाट शुड बी दैट बाउंड्री कि यार अब नहीं हो रहा, जैसे मतलब दिस इज़ बिलो द बेल्ट फॉर मी, या फिर दिस इज़ getting toxic. तो how should someone approach, because usually I'll tell you what people think in our generation especially, because आज के टाइम पे तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता है कि यार इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग तो मैंने मेरे 5 साल जो हैं वो मैंने वेस्ट कर दिया है, आई कुड हैव मेट समवन एल्स लाइफ में। तो आज की जनरेशन में पीपल यूजुअली थिंक कि यार मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो शुड आई स्टिक ऑन दिस, या फिर क्या करूँ, शुड आई मूव ऑन, शुड आई जस्ट gives the partner chance to be better, so how should they approach? मैं क्या बोलूँ, जिस पल भी ये लगे ना कि मैंने मतलब अब ये नहीं सहा जा रहा है मुझसे, उस पल आप अलग हो जाओ और चेरिश द मोमेंट। कुछ तो आपने टाइम अच्छा एंजॉय किया होगा। हम हमेशा क्या करते हैं, बुरी चीज़ें याद रखते हैं, अच्छी चीज़ें याद नहीं रखें कि हमने किसी के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। आज मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, 10 साल में से हो सकता है कोई 2-4 घंटे तो मेरे हस्बैंड के साथ मैंने अच्छे बिताए, लेकिन मैं वो याद नहीं। तो मोस्टली सबके साथ यही होता है। जिस दिन आपको रिलेशनशिप में ये लगे ना, जिस पल ये लगे कि मैंने मतलब गलती कर दी, ठीक है जाकर बोल दो। बुरा लगता है, हो सकता है 2 में से एक जना बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो, बुरा लगेगा। लेकिन अगर वही आप 5 साल के बाद और 5 साल बाद बोलोगे तो शायद और बुरा लगेगा। तो बेटर है कि आप बोल दो कि भाई अब मेरा नहीं चल रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो मुझे उसमें कुछ बुरा नहीं लगती। मुझे लगता है साफ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ इफ़ बट ये सब चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर आगे जाके और रिलेशनशिप खराब होने वाला है। क्लैरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। And what are the similarities in today's generation and your generation when you meet people in events? क्या सिमिलरिटी आपको लगती है कि यार ये तो उस टाइम पे भी था और आज के टाइम पे भी है, आज भी लोग फॉलो करते हैं वो सब चीज़ें? So what do you? I think इमोशंस कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। मतलब आपके लिए जो इमोशंस है, आपकी मदर के लिए जो इमोशंस है, या आपके दोस्तों के लिए है, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। दोस्ती उस टाइम भी थी, दोस्ती आज भी है। एंड फैमिली, हम फैमिली ओरिएंट हैं और वो हमेशा रहेंगे। वो कभी हम हो सकता है कि फैमिली हमारी जो पहले 15-20 लोगों की थी वो अब शायद 4-5 लोगों में सिमट गई है, लेकिन आज भी हम लोग फैमिली ओरिएंटेड है और वो इंडिया में ख़त्म नहीं हो सकता है। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में
अभी फिर भी लोग मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर हैं, बट बिकॉज मेंटल हेल्थ अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो वहाँ पे तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है लोगों की, लाइक एवरी अदर पर्सन इज टेकिंग थेरेपी एंड हैविंग एंग्जाइटी इशूज, बिकॉज वो बात ही नहीं करते किसी से. इंडिया में वी आर एटलीस्ट इतने हम लोग लकी हैं कि वी हैव आवर फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स अराउंड कि जिनसे हम जाके बातें कर सकते हैं, वो सब चीज़ें. नहीं, और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि हमें आज थेरेपिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, लोगों के पास बहुत टाइम होता था. अभी सबकी फास्ट लाइफ हो गई है. शाम को सब लोग डिनर पे साथ बैठते थे या रात को लेट दादी नानी के साथ बैठते थे, एक बच्चा पाँव दबा रहा है दादी की, कहानियाँ सुन रहा है. अब वो सब चीज़ें क्या अब नहीं हो पा रही है, तो अब लोगों को इसलिए थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो चीज़ें हमें वहाँ से फैमिली से मिलती थी वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि एक, और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि हाँ गैप, और सबसे बड़ी एक तो फास्ट हो गई, दूसरी बात मुझे लगता है सोशल मीडिया. आज घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों अपना फ़ोन लेकर बैठे हैं. तो एक कुछ ना कुछ ऐसा घर में सिस्टम कर देना चाहिए. जैसे मुझे अभी रिसेंटली मैं एक पेरेंट से मिली थी, मुंबई के एक पेरेंट्स थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने बच्चों के, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, उनके मतलब ट्विंस हैं 6 इयर्स के, कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि मोबाइल क्या होता है. ओके. वो फ़ोन घर में यूज़ ही नहीं करते हैं हस्बैंड वाइफ. सो गुड. तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स हम जो करते हैं अपने बच्चों को हम कभी मना नहीं कर सकते. तो ये चीज़ें हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि आपको डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप अपनी चीज़ें दूसरों को बता नहीं पाते हो. पहले 6-7 भाई बहन होते थे, वो आपस में एक दूसरे को बताते थे. अभी आजकल 2 या 1 होता है, और वो 2 भी होता है तो एक कहीं रह रहा है, दूसरा कहीं रह रहा है. तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो आप थेरेपिस्ट से करो, चाहे आपका सिबलिंग कहीं बाहर भी रहता है ना, तो आप उससे थोड़ी देर हाफ एन आवर बात करो, वीकली बात करो कि नहीं भाई ये ऐसा ऐसा है, ये है, मैं क्या करूं, सजेशन लो. मानो नहीं मानो, प्रॉब्लम हो सकती है आपको. जैसे आपने बताया कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आपका भाई बाहर रहता है, घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो शायद आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते. लेकिन वो आपका भाई समझेगा, क्योंकि वो आप सेम एज, सिमिलर जनरेशन है. तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. What are the perks of being an influencer? Apart from the like you enjoy the job, एक तो secondly you're getting money out of it, तो वो तो है ही, but other than that what are the perks? जैसे अभी आपने ट्रैवल करा, या फिर you're meeting new people every day, so मुझे पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या रेस्टोरेंट खुला है, आजकल क्या कल्चर चल रहा है, क्या फैशन चल रही है, नए लोगों से मिलती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ. एंड अच्छा लगता है मुझे घूमना, मतलब घर से रोज़ तैयार होकर बाहर निकल जाती हूँ. बच्चों को भी परेशान नहीं करती हूँ. तो हबक्स तो बहुत है, ऐसा आपको अप्रोच करते हैं लोग, ट्रैवल पर भी जाते हैं, वहाँ लोग आपको नोटिस करते हैं, अच्छा आप इनको, अच्छा चलो आपको हम इतना डिस्काउंट दे देते हैं. एंड हाउ डू यू रिएक्ट, जैसे आपको किसी ने पहचान लिया एंड यू डोंट वांट कि यार ये मेरे को पहचाने, तो फिर अच्छा लगता है. नहीं, बट आप चाहते नहीं हो कि मैं इस इंसान से मिलूं, बिकॉज ऐसा होता है ना कि बिकॉज यू आर फेमस, हाय और बाय, हाय करो, बाय करो, अपने आप को दिखा दो मैं बिजी हूँ, स्मॉल टॉक. मतलब मैं कई बार जैसे क्या होता है कि जैसे मुझे, मैं घर पे भी बता रही हूँ, मेरे पास किसी का फ़ोन आ रहा है, मेरा मन नहीं है यार बात करने का इस इंसान से, तो मैं नहीं पिक करती हूँ, या फिर उसको एक मैसेज कर देती हूँ, आई एम बिजी. उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे कुछ उसमें गलत नहीं लगता है. एंड रास्ते में भी मैं मिली हूँ, मुझे इस इंसान से, भैया ये इससे मुझे दूर रहना है, हाय बाय हाउ यू, ओके आई एम इन हरी. सॉर्टेड है, मतलब इतना स्ट्रेट. हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम. मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है. मुंह पे बोल दो वो बुरा है, आप पीछे से सोचते रहो कि क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ. ठीक है यार, एक बार किसी को बुरा लगेगा तो लगेगा, बट उसको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा. एंड मेरे लिए कुछ रिश्ते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मतलब उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ. अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ या मेरे पेरेंट्स की बात करूँ या मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं फिर ये नहीं देखती हूँ मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान. मैं अपना बड़ा काम भी छोड़ सकती हूँ. मतलब मुझे कहीं से बहुत फ़ायदा हो रहा है, कहीं अच्छा पैसा भी मिल रहा है, लेकिन मुझे उस दिन अगर प्रेजेंट रहना है अपने बच्चों के लिए या मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स के लिए या मेरे पेरेंट्स के लिए, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, डेफिनेटली वो तो है कि प्रायोरिटी क्या है, वो आपकी प्रायोरिटीज़ आपको करनी, आपको पता होना चाहिए. वो सब कुछ, पैसा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भी नहीं है. मनी इज़ पावर कहते हैं ना. बट ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक टाइम के बाद कि भाई हाँ मेरे पास पैसा, कब इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब आपको लगता है कि भाई मेरा तो घर नहीं चल रहा है अभी, मेरे को पैसे बहुत ज़रूरी. उस टाइम पे आप रिश्तों को शायद थोड़ा एक तरफ रख सकते हो कि नहीं भाई मेरी ये प्रायोरिटी कि मुझे पैसा कमाना है, मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा. लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको लगता है कि नहीं भाई इनफ है, तो आपको फैमिली टाइम, मुझे लगता है वो बहुत
प्रीशियस इम्पोर्टेंट है. एंड व्हाट डू यू डू फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए? मैं ट्रैवल करती हूँ बच्चों के साथ, डिनर Okay. पर जाती हूँ, और मैं बहुत ही मतलब अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि इन एज ऑफ लाइक माई सन ही इज़ 27, माई डॉटर शी इज़ 25, और अभी भी वो मेरे साथ डिनर पर जाते हैं, हाँ. मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं. तो मुझे अच्छा लगता है कि मोस्टली बच्चे नहीं करते हैं इस एज में. जल्दी से नहीं करते हैं. तो वी आर एंजॉइंग. और मुझे सबसे वो मेरा हैप्पी प्लेस है जो दोनों मेरे बच्चे हैं. इंटरेस्टिंग. होना भी चाहिए मैम, मतलब इट शुड बी लाइक दैट ओनली. हाँ, हम लोग कई बार ऐसे क्विकली कि जैसे 7 बजे बैठे हैं, प्रगति ये मूवी देखनी, चल कौन सा शो है, 8 बजे चलें. अच्छा, इतना हम लोग ऐसे भी जाते हैं. तो नाउ तो लाइक इट फील्स लाइक यू आर मोर लाइक फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स रादर देन मॉम एंड लाइक मदर एंड डॉटर. बट ऐसा ये ट्रांजिशन लाने में भी आई थिंक ये आपको खुद अंदर से करना पड़ता है ना कि आपने वो लाइफ भी देख ली है एंड नाउ यू नो कि मेरे को ये चीज़ अपने बच्चों पे प्रोजेक्ट नहीं करनी है, या ये माइंडसेट अपने बच्चों पे प्रोजेक्ट नहीं करना है. तो वहाँ से इट कम्स कि मेरे को ऐसे अपब्रिंगिंग करनी है, या फिर मेरे को आई वांट कि जो चीज़ मेरे को नहीं मिली वो मैं इनको दे सकूँ, एंड दे शुड लर्न न्यू थिंग्स इन देयर लाइफ. वो नहीं, और पता है क्या होता है, कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते. जैसे स्टार्टिंग में जब मेरी डॉटर यहाँ नहीं रहती थी, वो बाहर पढ़ाई कर रही थी, तो मेरा बेटा मेरे साथ रहता था. तो कई बार मुझे जैसे जाना होता था पार्टीज़ वगैरह में, तो वो हमेशा मेरे साथ रहता था. और मैं उसको एक बार बोलती थी केशव तुझे चलना है, तो वो हमेशा मेरे साथ चलता था. उसने मुझे कभी ये नहीं बताया कि मुझे नहीं अच्छा लगता है. फिर जब मैंने एक दिन मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें यहाँ रोज़ रोज़ लेके चलती हूँ, तो हाँ बोलता है मम्मी मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता है. लेकिन उसको ये लगता था कि मेरी मम्मी अकेले है, कोई साथ जाने वाला नहीं है, तो इसलिए मेरे साथ चलता था. फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मतलब नहीं ये मतलब ये मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है. तो फिर मैं बोली नहीं मैं अकेले जाऊँगी, तुम घर बैठो. तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है. And what do you think about the emotional side of because you have a son as well, so what do you think about the emotional side of how what goes on in the mind of 27-25-year-old boy? So what do you think about that? आई थिंक सारे बच्चे अलग अलग होते हैं कि डिपेंड करता है कि कैसे हमने उनको बड़ा किया. और मैं शायद सिंगल मदर हूँ, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे केयर मिलता है उसका. एंड उसको पता है मम्मा के स्ट्रगल देखे हैं उसने कि कैसे मम्मी ने आज यहाँ तक मम्मा पहुँची है, हमें कैसे पढ़ाया, फाइनेंशियल इश्यूज भी होते थे. तो एंड ही इज़ सच ए नाइस बॉय. अपने बेटे को सब अच्छा ही कहते हैं, लेकिन वो इमोशनली मुझसे काफ़ी अटैच्ड है. अभी भी अगर वो बाहर गुड़गांव भी रहता है तो मतलब मुझे विज़िट करता ही है. महीने में वो 2 बार 1 बार आता ही आता है मतलब. तो एक अच्छा कनेक्शन है. एंड मैं सारे बच्चों का नहीं कह सकती इस एज के सारे बच्चों को, क्योंकि मैं उनका मैं नहीं बता सकती. उनके पेरेंट्स उनके बारे में बता सकती हैं. मैं अपने बेटे के लिए बता सकती हूँ. और जहाँ तक मुझे ये लगता है कि लोगों को ये लगता है कि लड़कों में थोड़े से इमोशंस कम होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद दिखाते नहीं है. हाँ, ट्रू. जैसे हाँ, लड़कियां emotions तो जल्दी सब में होते हैं, but they don't know how to project दिखा that. देती हैं. हाँ, लेकिन हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं, बात करते हैं. वो मुझसे जब भी टाइम मिलता है बात, इवन कई बार वो कंप्लेन कर देता है कि मैं आपको टाइम नहीं है मेरे से बात करने का. अच्छा. तो ऐसे बट सिबलिंग हैं तो दोनों आपस में, मुझे कई बार दोनों की जैसे डॉटर से पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी. बट हम तीनों का एक बहुत अच्छा ये है कि हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा छुपा हुआ है, जो किसी सारी दुनिया को नहीं पता है, पर हम तीनों को पता है कि हमारे तीनों की लाइफ में क्या चल रहा है. Wow. And you are famous and everything, so how does your relatives जो पहले ऐसे भी नहीं बोलेंगे बुराई करते थे, but they somewhat were detached from you, how do they see this and how do they, because अब ऐसा होता है ना आप फेमस हो गए तो people come and congratulate you, या फिर you're doing good, I've seen your stuff on Instagram या online, तो how does it feel? मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं. हाँ. लेकिन कुछ जलते भी हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं कि यार लोगों को लगता है ये यहाँ तक कैसे पहुँची, ऐसी पागल गेली लगती थी. मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला है, एक नहीं कई लोगों ने मुझे बोला है कि हमने अपनी लाइफ में इतना रास्टिक चेंज किसी की लाइफ में नहीं देखा. मतलब अगर तुम खुद भी शायद मुझे मेरा 20-25 साल की जो फ़ोटोज़ देखोगे या कोई तुम्हें कोई वीडियो क्लिप मिल जाएंगे, तो लोगों को लगता है, मुझे आके कई लोग बोलते हैं कि मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि. तो अच्छा भी लगता है कि हाँ मतलब कुछ कर पाई, ऐसा कर रही है, ऐसे कपड़े पहन रही है, या पता ऐसा कि ये तो इसको कुछ पता ही नहीं, गांव से गए बिल्कुल. और पता नहीं शाम को भी घूमती रहती है. इवन मेरे पेरेंट्स को भी कई लोगों ने, जब मैंने स्टार्ट किया था ना इंस्टाग्राम, तो मेरे पेरेंट्स को पिक्चर्स
वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके मेरे पेरेंट्स को दिखाया जाके Okay. कि ये देखो आपकी डॉटर आजकल क्या करती है, कहाँ जा रही है, क्या आपकी जनरेशन में भी होता है क्या ये? मुझे लगा यंग मतलब ऐसे काफ़ी हमारी एज की लड़की में तो होता है कि यार पेरेंट्स को दिखा देते हैं ये क्या चल एंड रहा है। मैं अगर मेरे घर में पता है क्या होता है कि मैं अपने चाहे स्कूल की बात करूँ या मैं अपने घर में करूँ, मैं अगर स्कूल के किसी बच्चे को अगर तुम बोलोगे ना कि कोई ममता, तो उसको बहुत सोचने में टाइम लगेगा। मतलब मैं इतनी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, मतलब हमेशा पीछे ही रहती थी। कभी ये नहीं कि मैं स्टेज पे कुछ प्रोग्राम कर रही हूँ या मैं क्लास में मुझे टीचर बहुत प्यार करती है, बहुत एवरेज दिखती थी। इवन मुझे बचपन में ये भी लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ हमेशा। फिर मुझे एक टाइम के बाद पता चला कि सुंदरता होती क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो आपकी सुंदरता है। आज मैंने आप कितने भी ब्यूटीफुल हो, अगर आप मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको बात करनी नहीं आती है किसी से, आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप सुंदर हो। हाँ, दैट्स अ टर्न ऑफ मतलब हमारी। तो मुझे एक एज के बाद में समझ में आया कि व्हाट एक्चुअली ब्यूटी। तो शुरू में मम्मी भी ऐसे बोलती थी, तू क्या करती है, तू कहाँ घूमती रहती है। तो ये अभी उनको समझ, अभी तो उनको धीरे धीरे बहुत चीज़ें समझ में आ गई, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्राउड भी करते हैं। लेकिन अभी भी लोग हैं आसपास। जब आप ग्रो करते हो तो दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपके हाथ पकड़ के आपके साथ भी चलते हैं, आपको एनकरेज भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको ट्रोल भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपसे जेलस भी करते हैं। तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और वो सबकी लाइफ में होता है। मुझे लगता है आपको जो करना है आप करते रहो, पॉजिटिविटी आपके साथ रखो हमेशा, लेट इट बी। एंड टू बी दिस कॉन्फिडेंट, बिकॉज जैसे आपने बताया कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड यू आर समवेयर इन द क्राउड, जल्दी से बाहर जाके कुछ भी बात नहीं करनी है किसी से भी। तो एंड नाउ इफ़ यू लुक एट यू, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, वो सारी चीज़ें, एंड दैट्स अ ड्रास्टिक चेंज। बट वो सारा करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? लाइक फॉर यू आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आई हैव माई चिल्ड्रन और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो मेरे को करना ही पड़ेगा। मतलब यू हैव नो अदर चॉइस, स्टेक्स आर वेरी हाई। बट व्हाट वुड यू टेल समवन who is underconfident and what all things they should do, and what would be the advice कि यार बाहर आओ, exposure दो दुनिया का, and be comfortable, express yourself, so what would be the advice? देखो, कोई भी चीज़ है ना मोहित, चुटकी बजाते हुए कुछ भी नहीं होता है। लाइक लंबा टाइम लगता है। लाइक मेरे को भी आज मैं अगर बात करूँ तो 16-17 साल हो गए। तो एकदम से कुछ नहीं आता है। धीरे धीरे आप स्टार्ट करो अपने आप पे काम करना, और खुद के पता है क्या, खुद ही के साथी होते हो। आपका कोई, सबसे पहले खुद का हाथ पकड़ना पड़ता है, तब दूसरा आपका हाथ पकड़ेगा। आप में वो ज़ील होनी चाहिए कि मुझे ये करना है या मुझे ऐसे करना है। धीरे धीरे आप सीखोगे चीज़ें अपने आप पे। लाइक अच्छी चीज़ें पढ़ो, सीरीज़ देखो, थोड़ा थोड़ा बाहर जाना स्टार्ट करो। आपको खुद, आप में क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हो, वो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, टाइम लेती है, बट हो जाता है। And what would you tell to someone who is in their late 30s or early 40s, और सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट हो रही है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे 10-12 साल के हो चुके हैं? बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना कि उस जनरेशन में, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई मदर, तो शी लेफ्ट हर जॉब बिकॉज हमें बड़ा करना था। उस टाइम पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स के ऊपर ही होती थी, तो शी लेफ्ट हर जॉब और हमें बड़ा कर दिया। अब उसके बाद आफ्टर पॉइंट यू थिंक कि यार मेरा क्या वो है, स्टैंड है लाइफ में, या फिर मुझे क्या करना है। सो व्हाट वुड यू एडवाइस समवन लाइक दैट हु वांट्स टू स्टार्ट अनदर इनिंग्स? तो जैसे मैं अगर बात करूँ ना, अगर मेरी एज वाली फीमेल का, तो एक तो उनकी बहुत लोगों की जल्दी शादी हो जाती थी पहले, एंड सेकंड थिंग कि वो हमने जो जवानी जो है ना वो अपनी जी नहीं होती है। हमारे शौक पूरे करने होते थे। हमें किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को क्रोशिया अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए उन्होंने छोड़ दी, फैमिली के लिए छोड़ दी। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो सब बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो उनके पास एक बहुत अच्छा टाइम है। मुझे लगता है ये जो टाइम है ना, अगर मैं बात करूँ 40, जो जितनी भी फीमेल 40 में है ना, मुझे लगता है ये उनका एक बहुत ही गोल्डन टाइम है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी कम हो गई, तो उनको अपने आप पे काम करना चाहिए। मोस्टली मैं देखती हूँ कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती। अब क्या करना है, अब तो बड़े उम्र हो गई, अब तो वो 40 साल में अपने आप को बूढ़ा समझने लग जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखो। सबसे पहले तो अपनी फ़िटनेस पे काम करो, चाहे आप योगा करो, प्राणायाम करो, थोड़ा बहुत अगर जिम कर सकते हो तो करो, वॉट एवर यू लाइक, वॉक करो, अच्छे 1-2 दोस्त बनाओ जिनको अपने दिल की बात कर सकते हो। शाम को आसपास गार्डन में चले जाओ, वहाँ अच्छी बात करो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो। आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, इट्स नॉट फॉर लाइक कि मनी, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों के लिए करो, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो 2 बच्चों को कभी अच्छा पढ़ा दिया,
जैसे आपने बताया आपकी मम्मी ने जॉब छोड़ दिया, या कोई टीचर थी अब उसने जॉब छोड़ दिया, लेकिन उसको आज भी कहीं ना कहीं लगता है तो अपने आसपास कोई अच्छे बच्चों को पढ़ा दो, खुद पे कुछ ना कुछ मतलब काम करो, कुछ अच्छा क्रोशे बना लो। किसी ने अपना बुटीक, चलो एक टेलर को बिठा दिया, अपना एक बुटीक सेट कर लिया, कभी अच्छी कोई खुद के लिए खुद की पसंद की कभी कोई चीज़ बना के खाई। फिर कई बार होता है बच्चों को, मैं बहुत सारी मैंने देखा है फीमेल को कि ये सब्जी मुझे पसंद है लेकिन घर वाले नहीं खाते इसलिए मैं नहीं खाती, तो अपने लिए बनाओ, अच्छी सुंदर क्रॉकरी में अपने लिए चाय बना के पियो। दिस इज सो ट्रू जो आपने अभी सब्जी वाली बात बोली ना, बिल्कुल मोस्टली। और वो कई बार ये भी करती है कि जैसे आपको पसंद है मम्मी और है क्या, तो वो अपने लिए नहीं रखेगी, वो दे देगी, और वो खुद किसी से भी दही से भी खा लेगी, अचार से भी खा लेगी। तो ऐसा नहीं करना है। मुझे लगता है अपने आप को जब तक आप प्रायोरिटाइज तो दूसरा भी नहीं करेगा। सही बात है। तो अपने पसंद की चीज़ें करो। हमेशा बच्चे को पसंद है इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज बच्चों को क्या रेस्टोरेंट में खाना खाना था, आपको क्यों नहीं खाना है? तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। और 40 के बाद आपकी असली लाइफ शुरू होती है। आप वो जो कुछ आपने पहले नहीं किया है वो आप अब कर सकते हो, क्योंकि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है, हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ भाई इसने बहुत कर लिया, अब इसको जी लेने दो थोड़ा। कभी कभी ट्रिप्स पे आजकल इतने फीमेल ट्रिप्स जाते हैं, गर्ल्स ट्रिप्स ग्रुप जाते हैं, आप उनमें जाइए, बहुत सेफ होते हैं वो। आप अच्छी कंपनी के साथ अगर जाते हैं तो बहुत सेफ होते हैं। तो कभी घर को ठीक है यार 6-7 दिन में कुछ नहीं होने वाला, उनको हमेशा ये लगा रहेगा खाना कौन बनाएगा, ये शाम को आएंगे, इनका कपड़े कौन धोएगा, इनके ये कौन रखेगा। ठीक है यार, आप जब इस दुनिया से चले जाओगे तब भी तो सब रहेंगे ना। तो एंड इवन मैं तो बच्चों को भी कहती हूँ, हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि अपनी वाइफ को थोड़े दिन खुद बोलो कि चल तेरे गर्ल्स ट्रिप किया है, चल 7 दिन घूम के आ। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड आप ट्रैवल से बहुत 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 कुछ सीखते हो, बहुत चेंज हो जाते हो। अभी मैंने थोड़े दिन पहले जावेद अख्तर का इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप पहले बोलते थे ना कि या तो ट्रैवल कर लो या फिर आप उसके साथ 14 दिन रह लो, ये चीज़ें मतलब उन्होंने एक और बात बहुत अच्छी कही कि गुस्से में देख लो उस इंसान को, कि अगर वो गुस्से में भी आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो इट्स मीन्स कि ही इज़ नाइस बॉय। जो आदमी गुस्से में भी, यस यस, इट्स वेरी इट इज़ अ गुड थिंग टू सी कि मेरा पार्टनर है कैसा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गुस्से में आपकी असलियत सामने आ जाती है कि आप गालियाँ दे रहे हो, कि आप मार रहे हो, कि आप क्या गंदा बोल रहे हो, उसकी फैमिली के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो। गुस्से में आदमी का जो सही रूप है ना वो सामने आ जाता है। एंड वेयर डू यू सी द इंस्टाग्राम जर्नी एंड सोशल मीडिया जर्नी गोइंग, द इनवोग नारी थिंग, बिकॉज यू स्टार्टेड अ इनवोग नारी शो एज वेल, तो वेयर डू यू सी इट गोइंग? इनवोग नारी शो एक्चुअली मैंने मई 24 में मोहित मैंने रेडियो छोड़ दिया था। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मीडिया कीड़ा है आदमी है ना, कुछ चीज़ें हैं ना वो कभी नहीं छोड़ सकता। तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टीवी चैनल से कि मैम व्हाई डोंट यू जॉइन आर, तो मैंने बोला भाई 9 to 5 जॉब तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो देन ही सेड कि फिर क्या आप मैम कैसे जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो मैंने कहा मुझे टाइम दीजिए, मैं देखती हूँ कि मैं कैसे आपसे जुड़ सकती हूँ। तब फिर मैंने देखा आजकल बड़े पॉडकास्ट जो कुछ नहीं कर रहा है वो पॉडकास्ट कर रहा है ये तो कटने वाला है, ये तो मैं एडिट कर दूंगा कि पॉडकास्ट बहुत चल रहे थे। तो मैंने बोला यार ठीक है यार, मैंने भी रेडियो पे इतने इंटरव्यू किया, चलो पॉडकास्ट ही शुरू कर लेते हैं। दैन मैं वापस उस टीवी चैनल वालों के पास गई, तो मैंने बोला देखो भाई एक ही जरिया है आपसे जुड़ने का कि मुझे अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, देन भोग नारी शो, और वो मेरे नाम से होंगे, उसके राइट्स मेरे पास रहेंगे एंड गेस्ट भी मेरे ही होंगे। तो उन्होंने फिर सोच के बोला भाई ठीक है आप करिए। तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ। हालांकि स्टार्टिंग में जो मैंने 1-2 किए तो मैं भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि एक रेडियो के सामने बोलना और एक लाइक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो सारी चीजें वो था डिफरेंट है। एंड रील्स बनाना बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो एडिट होती है, आप उसके अंदर आपको पता होता है कि आपका ये शेप अच्छा लग रहा है, आप इधर से पतले लग रहे हो, आपको मतलब सामने वाले को पता होता है। लेकिन आप एकदम कैमरे के सामने बैठे हो और आपको एकदम बात करनी है किसी से, आपको 1 घंटा उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। तो इट्स नॉट ईजी। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस लाने में मुझे 2-3 एपिसोड में लगा कि हाँ शुरू में मेरे इतने अच्छे नहीं गए, लेकिन मैंने उसको गिव अप नहीं किया। मैंने कहा नहीं मुझे करना है। एंड धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, लोगों के बारे में जानने लगी, बात किया। बहुत सारे मैंने डिफरेंट फील्ड के लोगों का पॉडकास्ट किया, तो मज़ा आया। एंड मैम यू आर टॉकिंग अबाउट डेटिंग कल्चर इन टुडेज जनरेशन एंड हाउ शुड दे अप्रोच, एंड योर डॉटर हैज़ अ बॉयफ्रेंड, सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट थिंग कि यार ऐसा होता है ना? बिकॉज यूजुअली लड़की के लिए, इफ आई टॉक इन प्रीवियस जनरेशन, लड़के के लिए फिर भी लोग एक बार के लिए बोलते हैं हाँ ठीक है इसकी गर्लफ्रेंड है, इट्स ओके, इसकी दोस्त है, गर्लफ्रेंड भी नहीं बोलते वो। बट लड़कियों के लिए तो इट्स अ स्टिग्मा कि यार इसका बॉयफ्रेंड कैसे है, ये क्या कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हाउ डिड यू व्हेन शी टोल्ड यू कि यार आई एम डेटिंग समवन, सो हाउ वाज योर रिएक्शन? अच्छा इंसिडेंट बताती हूँ मोहित। मैं कॉलेज भेजा था फर्स्ट ईयर में, तो
मुझे एक दिन हॉस्टल का जो ओनर है ना उसका कॉल आया हाँ कि मैम आपकी डॉटर तो एक लड़के के साथ घूमती रहती है, यहाँ उधम मचा रखा है, ऐसा है वैसा है। मुझे पता था ना मेरी बेटी कैसी है, मैं उसको जानती हूँ। हाँ तो मैंने बोला कि मैंने उसको पता है, फ़ोन पे बोला मैं आप पे क्यों ट्रस्ट करूँ भैया, आप कौन हो, मुझे मेरी बेटी का पता है तुम कौन हो। तो बोलता है नहीं हम इसको हॉस्टल से निकाल देंगे। मैंने कहा हिसाब करो और निकाल दो, है ना, कि वो तो एक लड़के के साथ घूमती रहती है ये वो। तो मैंने उसको बोला मुझे पता है, जबकि मुझे नहीं पता था। नहीं दिस इज सो गुड, बट दिस इज सो गुड। मैंने उसको बोला हाँ मुझे पता है, जबकि नहीं पता था मुझे। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, मेरी बेटी मुझे सब बताती है। और मैंने कहा मेरी बेटी मुझे सब बताती है, ठीक है तुम्हें निकालना है, सारा हिसाब करो और निकाल दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही, मैं नहीं आ सकती, है ना। देन मुझे उस दिन फिर पता चला, देन आई कॉल्ड हर कि भाई क्या हुआ, कौन है ये। तो बोले मम्मी ऐसे ऐसे, मम्मी एक बॉय है एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान एंड वो मेरा अच्छा दोस्त है। ऐसा मम्मी, ऐसा बॉयफ्रेंड वाला कोई सीन नहीं है, बट वो ये जो हॉस्टल वाला है ये तो मम्मी पागल है, मुझे परेशान कर रहा है, ये है वो है, तुम साथ में क्यों घूमते हो, उसको क्या प्रॉब्लम है हम साथ में घूमते हैं, तो हम तो सड़क पे ना वॉक करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई। कुछ उस दिन मुझे फिर पता चला, तो मैंने ऐसा कुछ मतलब सीरियसली नहीं लिया बहुत उस टाइम पे। तो देन फिर जब ये घर आई तो इसने बताया, तो मुझे लगा ठीक है, मतलब ये इतनी समझदार है कि इसको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। बस मुझे यही था कि कभी मतलब धोखा मत खाना, जो भी करो वो पूरी तरह से सोच समझ के करना। और आजकल के जो बच्चे हैं ना वो वैसे हैं भी नहीं कि मीन्स कि someone betrays them तो वो हाँ, ऐसे कि लेते मुझे नहीं मुझे उस चीज़ को। सामने वाला कुछ कर सकता है, परेशान कर सकता है, या वो इतनी, मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चों में इतनी समझदारी है कि हमें सामने वाला यूज़ नहीं कर सकता है। तो मुझे भरोसा था ठीक है। और अभी अब किस्मत been- बोलो या हाँ। अच्छा करो, इट्स बीन आई थिंक 7 years 7 years यस कंप्लीटेड एंड एक ही वही चेंज नहीं किया इसने वही है। हाँ नहीं, बट आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम द प्लेस की बीइंग कम्युनिकेटिंग विद योर चिल्ड्रन ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाँ। तो वहाँ से यू गेट टू नो, बिकॉज यूजुअली क्या होता है पेरेंट्स का वो बात करते नहीं, वो अपने बच्चों को जानते नहीं है। हाँ। ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में तो यही होता है कि वो जानते नहीं है, और फिर उनको कहीं से ऐसी कोई स्टोरी या कुछ सुनने में आ गया, तो बिकॉज दे डोंट नो देयर चिल्ड्रन, दे डोंट नो कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है एक्चुअल में, तो फिर इस चीज़ पे गुस्सा करते हैं वो चीज़। बट आई थिंक यू, बिकॉज यू वर कम्युनिकेटिंग एंड यू न्यू कि मैं रेगुलर बात करूँगी, रेगुलर टच में रहूँगी, तो शील शेयर, एंड यू वर ट्राइंग टू बी मोर देन पेरेंट, लाइक बीइंग फ्रेंड्स विद हर, तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट शुड बी द अप्रोच। अच्छा मोहित, अगर मैं रिएक्ट करूंगी या मैं उसको डांटूंगी तो क्या होगा, वो मुझसे हाइड करना चालू कर देगी, वो मुझसे दूर रहती है, वो कुछ भी कर रही है, मुझे क्या पता चल रहा है। एग्जैक्टली। एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। एंड मुझे लगता है कि जो जैसे गर्ल, अगर मैं गर्ल की बात करूँ, नॉट बॉयफ्रेंड, अगर उसके 2-3 फ्रेंड्स भी हैं जो कि मेल फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगता है वो आपकी बेटी सेफ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी बेटी सेफ रहती है उनके साथ में, वो जितना केयर करते हैं ना उसका। हम हमेशा जब अगर एक लड़का और लड़की की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी उसको एक ही तरीके से देखती है। एंड आई थिंक एक लड़की और एक लड़का बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जो लड़के हैं ना वो लड़कियों से बहुत कुछ सीखते हैं, जो आगे उनकी लाइफ में बहुत काम आता है कि हाउ टू रेस्पेक्ट गर्ल्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उनकी, क्या वो एक अपनी अच्छी दोस्त से सीख सकते हैं जो आगे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली। एंड मैं जितने भी पेरेंट्स उनको मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को हमेशा उनको एक वो कॉन्फिडेंस दो कि येस आई एम विद यू, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ। तो वो बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, उसको पता है कि मेरे पीछे एक जना है जो हमेशा मेरे साथ है। हाँ। मैंने गलती भी की ना तो मेरा एक बार साथ देगा, चाहे वो मुझे घर में 4 जूते भी लगा देगा, हाँ। लेकिन दुनिया के सामने अपने बच्चों का साथ दो। सपोर्ट दो। कभी दुनिया को ये मत बताओ कि अच्छा तूने ऐसे कहा, किसी ने आके बोल दिया आपका बच्चा सरले चमत, उसके सामने आपने एक चमात लगा दी, दिस इज रॉन्ग। तो ये एक मुझे लगता है पेरेंटिंग का एक गुर है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें मुझे ऐसे लगती है अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन क्या होता है मैं उसको बजाय रिएक्ट करने की मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने रिएक्ट किया तो क्या होगा। जैसे कैसा होता है बताओ ऐसा भी होता है, कैसा आएगा मतलब बता सकते हो आप क्या? जैसे मुझे पहले ये लगता था कि जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चलो मतलब साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मुझे ये पता नहीं था कि ये लोग बाहर भी चले जाते हैं। एंड लाइक इज इट अ गुड आइडिया टू लिव इन विद योर पार्टनर बिफोर मैरिज? क्या अभी अगर मैं इस पे कैमरा पे बोलूँगी शायद बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि भैया आंटी बच्चों को बिगाड़ रही है। अच्छा तो नहीं, बट बच्चे सपोर्ट भी कर सकते हैं यार, कितनी कूल मॉम है। नहीं, मुझे लगता है कि देखो
साथ में रह के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि मतलब मेरा फ्यूचर इसके साथ है या नहीं है, मुझे इसके साथ आगे टाइम स्पेंड करना है या नहीं करना है। एक किसी को धोखे में मत रखो, आप किसी के बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो इट्स फाइन, लेकिन आप उससे झूठे वादे मत करो कि भाई उसको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे से शादी करने वाला है या नहीं करने वाला है, या तो वो ये चीज़ें आपके साथ क्लियर होनी चाहिए। कभी भी जैसे कि झूठे प्रोमिसेस मत करो। और एक कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आपका पता चल रहा है कि आपका 7-8 साल से किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या लिव इन में रह रहे हैं और आपके घर में किसी को पता ही नहीं है। तो वो मुझे थोड़ा गलत लगता है कि हाँ, और एकदम से आप बता रहे हो उनको, तो थोड़ा बिट्रेयल भी फील होता होगा। बिल्कुल। जैसे कई बार मैंने देखा है कि ब्रेकअप भी होते हैं तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं लड़कियां, इस लड़के ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ आप अपनी मर्जी से 3 साल उसके साथ रही हो, अब आप एकदम सडनली जब आपकी उससे नहीं बन रही हो तो आप उसको ब्लेम कर रहे हो। दिस इज़ रॉन्ग। आप ये जो चीज़ है ना, ये मुझे लगता है बहुत समझने की ज़रूरत है कि हम लोग क्या हमेशा, मैंने पहले भी ये बात बोली कि हम लोग जब किसी भी रिश्ते में होते हैं तो हमने उसके साथ जो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया ना वो याद नहीं रखते हैं। हम हमेशा उसकी गलत चीज़ें याद रखते हैं और फिर होता क्या है, ब्रेकअप के बाद आप उसकी बुराई कर रहे हो, वो आपकी बुराई कर रही है, बसड़ मच रही है। हाँ, वही है ना। हाँ। वो मत करो, ठीक है, आप साइलेंटली एक दूसरे से अलग हो जाओ, भी हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारी नहीं बनी। दुनिया में ढिंडोरा पीटने से कुछ मतलब नहीं। एग्जैक्टली मतलब ये तो आपने इतनी रिलेटेबल बात बोल दी है ना, बिकॉज आई हैव सीन पीपल इन माई फ्रेंड सर्कल, इन माई स्कूल ग्रुप ऑल्सो, जहाँ पे यूजुअली क्या करते हैं ना कि आप रिलेशनशिप में रहे हो, आप यू हैव बीन विद दैट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे ब्रेकअप होने लगा या फिर चीज़ें सही नहीं जा रही है तो आप उसके बारे में इतनी ज़्यादा बिचिंग करोगे आपके फ्रेंड्स में आके कि यार वो तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। आई थिंक द बेटर थिंग टू डू इज़, द बेटर अप्रोच शुड बी कि जो भी तुम्हारे बीच में अपने तक रखो और उसको वहीं पे एंड कर दो। बाहर जाके लोगों को बताओगे तो लोग तो मजे लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वही बात। तो दैट शुड बी द अप्रोच। और रेस्पेक्ट, मतलब मुझे क्या लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं खोना चाहिए। वो आगे जाके अपनी शादी में उसने शादी कर ली किसी के साथ, वो किसी के साथ खुश है, डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है यार, जो था हमने एक टाइम अच्छा स्पेंड कर लिया अभी, तो वो रेस्पेक्ट अगर रहेगा ना, आप मैं कहूँ कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट मत खो कभी भी। Okay, and like you were talking about working out, कि you have been working out and exercise करनी चाहिए, and especially women in their early 40s और late 40s उस टाइम पीरियड पे, because बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं and physiological changes भी होते हैं, menopause होता है etc. तो how should they take care of their body and what have you done to do this? एक तो मैंने ये आफ्टर 40 मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि मैं हर तीसरे मंथ अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाती हूँ। ओके। हम लोग कहीं भी जाके रेस्टोरेंट में 2000 का खाना खा लेते हैं, लेकिन हम जब बॉडी चेकअप की बात आती है ना तो हम लोग सोचते हैं अरे यार 2000 रुपये लग जाएंगे। हाँ, तो exactly. वो नहीं सोचना चाहिए हमें। हर 3 महीने से स्पेशली 40s के बाद, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनको अपना बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। अपने मुझे लगता है खाना कम कर देना चाहिए। जैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना तो आप जैसे खाने से एनर्जी, ज़्यादा खाने से एनर्जी कम हो जाती है, कम खाने से एनर्जी रहती है। अच्छा। तो और क्या खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मील अपना कम कर दो आप, और अगर या फिर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो एक्सट्रीम पर, तब तो फिर आप अपना फूड ये है कि जो आप खा रहे हो इट्स ओके। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत वॉक करते हो या योगा करते हो, तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक मील स्किप कर देना चाहिए, जो मैं तो करती हूँ। और मैंने शुगर, हालांकि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मैंने अभी बिल्कुल अपना शुगर बिल्कुल बंद कर दिया। नेचुरल जो शुगर है बस मैं वही लेती हूँ। तो ये कुछ टिप्स है, टाइम से सोना, थोड़ा टाइम से उठना, एंड जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ मत जाओ। मैं अभी लोग बोलेंगे भाई एक इन्फ्लुएंसर कैसी बात करती है, लेकिन आजकल मैं भी कोशिश करती हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि नहीं गए बिना रह सकता है तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। एंड फालतू की गॉसिप मत करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, बीचिंग मत करो। मोस्टली ना जो मेरी एज की फ़ीमेल है वो बहुत ज़्यादा करती है, उसका बेटा ऐसे, उसकी बेटी वैसे है, या उसने ये कर दिया, तो वो मत करो। आपके मेंटल पीस के लिए मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। एंड देन अच्छी आप सीरीज़ देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, और मॉर्निंग में कोशिश करो कि जो एक फास्टिंग वाला जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो क्या? जैसे रात को मैंने अभी जैसे समझ लो कि 6-6:30 खाना खा लिया तो मैं नेक्स्ट डे वापस लंच ही करती हूँ। मतलब या तो मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या लंच कर दिया
या डिनर कर दिया, जैसा हो सकता है। थोड़ा सा ऑयली खाना कम करो। और इसके बारे में पता कैसे चला आपको? हाउ डिड यू गॉट टू नो अबाउट फास्टिंग से क्या होता है, या हेल्थ टिप्स? ये मैं डॉक्टर से, मैं मतलब जब मेरा मेनोपॉज का स्टार्ट हो गया था तो मैंने डॉक्टर के पास जाती थी, तो डॉक्टर ने मुझे डाइटिशियन के पास ही भेजा था, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। उसके अलावा मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी। हालांकि सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है ज्ञान से, लेकिन आप सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं कर सकते। कोई कहता है पनीर मत खाओ, कोई कहता है ये मत खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ। तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है। आपको जो आपको लगता है जो सूट कर रहा है आपको। एंड इवन जैसे कि हम लोग बचपन से गेहूं की रोटी खाते आए हैं, तो लोग जैसे कहते हैं मत खाओ गेहूं की। मैं कहती हूँ कि क्या है कि आप कोई भी चीज़ खाओ अगर बैलेंस में खाते हो। आप अगर 5 रोटी खा रहे हो तो वो आपको नुकसान कर सकती है। अब आजकल ज्वार है, तो ये जो ज्वार है, बाजरा है, ये मक्का, ये सब हम बचपन में बहुत खाते थे। हमेशा हमारे घरों में बनती थी। अभी आजकल लोगों को लगता है कि ग्लूटेन फ्री। तो जो भी चीज़ खाओ कम खाओ, बैलेंस में खाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो वर्कआउट करते हो? पियो। हाँ, वर्कआउट करते हो आप? हाँ, वर्कआउट मैं बहुत रेगुलर थी। अभी इन दिनों में नहीं कर पाई जब से मैं ट्रिप से आई हूँ, लेकिन अभी मैं वापस स्टार्ट करूँगी। कोशिश करती हूँ, मतलब वीक में मैं 3 दिन। एंड व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी की जैसे वर्कआउट कर रही हूँ तो यार मेरे को लाइट फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है? मैं मतलब कहते हैं ना कि एक हैप्पीनेस के हार्मोन्स जनरेट होते हैं अगर आप वर्कआउट करते हो। तो मैं खुश रहती हूँ एंड अच्छी नींद आती है, एनर्जेटिक रहती हूँ। दूसरा दिन वापस मन करता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप रेगुलर 21 डेज कर लो ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपको नशा हो जाएगा, हैबिट हो जाती है। हाँ, तो मुझे काफ़ी चेंजेस लगे। मैं खुश रहती हूँ, बच्चों को परेशान नहीं करती हूँ। एंड फिर क्या होता है, आप घर में बैठ के फालतू की चीज़ें करते हो, आप मोबाइल देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, तो थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज हो जाता है। खुश होते हो आप वहाँ जाके। मेरा बेटा ऐसा बोलता है कि चलो आपको, मैं कई बार कहती थी मुझे नहीं चलना है, तो मुझे बोलता था कोई बात नहीं, आप मत चलो, आप वहाँ जाके बैठ जाना। तो आप वहाँ जाके आप बैठोगे तो भी आप मोटिवेट होते हो। आप चलो मैं आई हूँ ना, तो मैं ये तो कर लूँ। आप वहाँ जाके इट्स मोर अबाउट कि बस वही है कि अपने आप को यहाँ से रास्ते से जिम तक लेके चल जाओ, और फिर वहाँ जाके आप बैठ नहीं पाओगे, आपको ऑटोमेटिकली वो एनर्जी और वाइब्रेशंस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अब इस एज में मुझे ना कभी ये नहीं था कि मुझे 0 फिगर चाहिए या मुझे ये चाहिए। मतलब इट्स मोर अबाउट कि कैसे फिट रह सकते हो। यस, फिट रहना। आपको बीमारी, अब मुझे बीमारी नहीं लगनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितनी भी जो, अगर मैं बोलूँ ना कि बीमारियाँ शुरू होती है वो आफ्टर 40 शुरू होती है, वो इस एज में स्टार्ट। तो अगर आपने उस एज में अपना ध्यान रख लिया ना, तो फिर एंड ईजी है मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप अपना केयर कर सकते हो। आपका एक रूटीन बन जाता है कि मुझे सुबह से शाम तक क्या खाना है। सामने अगर आपके घर के सामने कोई पार्क है तो आप वहाँ वॉक कर लो 45 मिनट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम, हर कोई नहीं जाना चाहता। डेफिनेटली। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट हो तुम, और तुमने मतलब इतना अच्छा बोलते हो। तुमने मास कॉम एंड जर्नलिज्म किया है, एंड टॉल बॉय, हैंडसम बॉय। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि कोई ऐसी मेमोरी, मैं तुम्हारी क्लास टीचर थी 5th स्टैंडर्ड में, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है। तो कोई ऐसी मेमोरी याद है तुम्हें कि जो तुम शेयर करना चाहते हो? स्कूल की? यस मैम, बेसिकली ऐसा था कि जैसे आपने बोला ना, तो आपका बहुत सारे टीचर्स थे और मुझे एक्चुअल में नाम याद नहीं है बहुत सारे टीचर्स का, बट आई रिमेंबर यू बिकॉज वही कि एक तो पीपल, स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास के, स्पेशली हमारा जो बैच था, दे यूज्ड टू लव यू, क्योंकि आप बिल्कुल चिल्ड आउट थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, डांटते भी नहीं थे ज़्यादा, और पढ़ा रहे हो, हाँ ठीक है, मस्ती कर रहे बच्चे तो भी थोड़ा सा डांटोगे, बट ऐसा बहुत स्ट्रिक्टली नहीं करोगे कुछ भी। तो ऑटोमेटिकली एक वो यू स्टार्टेड लुकिंग अप टू दैट टीचर मोर। एंड सेकेंडली बिकॉज आप के मॉम थे, एंड देन आई गॉट टू नो कि आपकी बेटी है, क्योंकि इनिशियली तो पता ही नहीं था किसी को भी कि आपकी बेटी है वैसा। फिर थोड़ा डरने लग गए थे लोग इससे कि यार मैम की बेटी है भाई, दूर रहो इससे, ये वो वैसा। तो वो था, बट हाँ मतलब मोस्टली जैसे व्हेन आई कॉल्ड यू तो मेरे सामने पुनित बैठा हुआ था, और हम लोग सेम ही क्लास में थे, तो उसको भी आप याद थे। मतलब वो तो कनेक्टेड भी नहीं है, वो प्रकृति से भी कनेक्टेड नहीं है आई थिंक, बट उसको भी आप याद थे, बिकॉज इट्स मोर अबाउट बचपन में आप किसी बच्चे को अच्छा फील करा देते हो ना, तो आपको याद रहता है कि यार ये टीचर अच्छी थी। और अगर आपने डांट दिया, मारा कुछ भी करा, तो आपको याद नहीं रहेगा वो चीज़। एंड इवन तुम्हारा जो बैच था वो पूरा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उन सब बच्चों को मोस्टली जानती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे फॉलो भी करते हैं। एंड मुझे कभी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे मेरा स्टूडेंट कभी मेरा पॉडकास्ट करेगा, तो आई एम सो हैप्पी। एंड before any signing of notes, I want to say कि you said ना initially कि I am not an influencer, I am a creator. I think ये usually बहुत सारे लोगों पे होता है, but I think you are an influencer in a true sense, because you have been influencing people in your generation, in women who wants to start something new and who wants to have a second innings in their life. You are an inspiration for them. It's more about how you make someone start a change in their life.
एंड आपके कंटेंट को देख के या फिर आपकी बात सुन के इट फील्स मोर लाइक दैट कि यू नो हाउ यू शुड अप्रोच योर लाइफ इन दिस मैनर एज वेल. आपकी लाइफ में इतने सारे हर्डल्स थे, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स थे, एंड देन ओवरकम करके यू आर हु यू आर राइट नाउ. और इट्स नॉट ईजी बिकॉज आपको दिमाग में रहता है बहुत सारी चीज़ें, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम ऑल दोज थिंग्स एंड कम आउट एंड स्पीक ऑन दोज थिंग्स एज इफ सब कुछ नॉर्मल था वैसा. तो यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन एंड यू हैव बीन एन इन्फ्लुएंसर इन ट्रू सेंस फॉर देम. या सो प्लीज एनी साइनिंग ऑफ नोट्स. गॉड ब्लेस यू मोहित एंड थैंक यू सो मच. और अगर अब तुमने मुझे बोला आज कि मैं इंस्पिरेशन, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मुझे लगता है अगर मैं किसी एक भी विमेन की लाइफ में अगर चेंज ला सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. एंड मैं सबको बोलती हूँ कि अपनी ज़िंदगी कभी भी अपनी एज का मत सोचो कि मेरी एज हो गई है. अपनी आपको जिस दिन भी लगे कि भाई अब मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई, अपने लिए आप जीना शुरू करें, अपने लिए टाइम निकालिए. इवन आपके बच्चे छोटे भी हैं तो अपने लिए आप 1-1.5 घंटा निकाल सकते हैं. तो इन्जॉय योर लाइफ एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी काइंड. क्योंकि मैं सबका पॉडकास्ट करती हूँ और आज मेरा कोई कर रहा है तो मैं भी थोड़ी नर्वस थी, बट बहुत बहुत मज़ा आया. मुझे लगा ही नहीं कि अपना पॉडकास्ट हो रहा है. हमने बहुत ही एकदम अच्छे से बात की एंड आई होप विल मीट अगेन सून. डेफिनेटली. और लाइफ में खूब प्रगति करो. और सॉफ्ट लॉन्च. कभी भी आई एम ऑलवेज विद यू. इफ़ यू नीड एनीथिंग आई एम हियर. डेफिनेटली. थैंक यू फॉर कमिंग मैम एंड साइनिंग. थैंक यू.